जैंगी को पता था कि ये लड़ाई एक दिन जरूर होगी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि फ्यूनरल मास्टर पहले अटैक करेगा। सब कुछ दिखने में सडन लग रहा था, लेकिन ये फिक्स था। जैंगी पहले ही समझ चुका था कि ये सब गार्डियन का सोचा समझा प्लान था। पहले उन्हें होली स्पिरिट टेम्पल के अलग अलग पार्ट्स में भेजा गया और फिर गॉड के सोर्स की एनर्जी के थ्रू लड़ाई में उलझा दिया गया। लेकिन ये जानते हुए भी चीजें जैंगी के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। हालांकि करंट सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी। फ्यूनरल मास्टर की ताकत एक्सट्रीमली पावरफुल थी। उसकी सिक्स सेंस टेक्निक ने उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना दिया था। जैंगी ने पहले से की गई प्रिपरेशन का यूज कर उसके माइंड के कोर को तोड़ा, लेकिन फिर भी उसे उसकी पावरफुल फिजिक का सामना करना पड़ा। उसके पास न्यूक्लियर बुलेट्स वाली पिस्टल थी, क्योंकि ऑर्डिनरी बुलेट्स फ्यूनरल मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जैंगी फाइट करते हुए पीछे हटता गया। वो जानता था कि अगर फ्यूनरल मास्टर करीब आ गया तो डायमेंशनल गेट भी उसे नहीं रोक पाएगा। फ्यूनरल मास्टर की मुट्ठी न्यूक्लियर बॉम्ब से टकराई, कमरे की सभी चीजें टूट गई और गॉड का सोर्स जमीन पर बिखर गया। जैंगी ने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फ्यूनरल मास्टर पर एक्यूरेट निशाना लगाना शुरू किया। ये जैंगी के लिए पहली बार था कि वो इतने पावरफुल दुश्मन से लड़ रहा था। अगर मैंने तुम्हारे लिए बैकअप प्लान ना बनाया होता तो शायद आज तुमसे हार जाता, उसने कहा। उसने अपनी आर्मर का कॉलर खोला और एक छोटा सा फिगर बाहर निकाला। वो उसकी बैटल बीस्ट फ्लावर थी। फ्लावर ने जोर से दहाड़ मारी और उसका बॉडी ह्यूज हो गया। वो पूरी तरह से काला और भयानक था। अब ये लड़ाई 2 वर्सेस 1 है। जैंगी और फ्लावर ने फ्यूनरल मास्टर पर एक साथ अटैक किया। फ्यूनरल मास्टर को दोनों तरफ से प्रेशर फील हुआ। तुम हार गए, जैंगी ने कहा। उसने गॉड के सोर्स को उठाया और बाहर चला गया। आगे की लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच की है, जैंगी ने लुओजुओ से कहा। लुओजुओ, फ्यूनरल मास्टर का जुड़वा भाई, अब अपनी जगह लेने के लिए रेडी था। अगली बार जब हम मिले तो मुझे उसका गॉड हेड लाकर दिखाना, जैंगी ने कहा। फ्यूनरल मास्टर ने कमरे में खड़ा होकर अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। जुएगो एक खाली कमरे में खड़ा था, बिल्कुल खोया हुआ। उसकी आंखें बुझी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और लुओजुओ अंदर आया। उसने देखा कि उसका भाई, जो कभी फ्यूनरल मास्टर कहलाता था, अब जमीन पर बैठा घुटनों में सर छुपाए एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जियांगजुओ, लुजुओ ने धीरे से पुकारा। वो आवाज जैसे अंधेरे में एक लाइट की किरण की तरह थी, लेकिन जियांगजुओ अपनी इनर डार्कनेस में इतना डूब चुका था कि बाहर निकलना नहीं चाहता था। तू आया है मेरा गॉड हेड लेने? उसने बिना इमोशन के कहा। हाँ, शायद मुझे ही शुरू से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। लुओजुओ उसके पास आया और उसे गले लगाया। भाई, तू भूल गया? हर चीज एक कॉज एंड इफेक्ट का पार्ट है। सब कुछ डेस्टिनी का खेल है। दूसरी ओर जब जैंगी की टीम बिखर गई, फैटिशू अकेला किसी अनजान एरिया में भटक गया। उसे अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। तभी एक दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़की दिखी, आग्यूवेन, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की हीलिंग म्यूटेंट। उसने तुरंत गन तान दी। फैटिशू का दिल बैठ गया, लेकिन जल्दी सोचते हुए उसने एक्टिंग शुरू कर दी। तू समझती है ये छोटा सा टॉय मेरे लिए खतरा है? उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। आग्यूवेन झिझकी, क्योंकि असल में वो खुद भी वीक थी। धीरे धीरे उसने गन नीचे कर दी। क्या तू केओस का आदमी है? उसने पूछा। फैटिशू बोला, मैं केओस का नंबर 1 जनरल हूँ। ऑगिवन तुरंत थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन फैटिशू के जेंटलमैन वाले बिहेवियर से इम्प्रेस होकर उसने साथ चलने का ऑफर किया। फैटिशू शॉक था, पर फिर भी कूल बनकर बोला, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। चलते चलते आग्यूवन उससे बात करने लगी। मिस्टर तियांगपिंग, उसने उसे यही नाम बताया था। क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन में तुम्हारी इंटरेस्ट है? थोड़ी बहुत नॉलेज है, फैटिशू ने ब्लफ मारा। आग्यूवन ने उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ की, पर अंदर से वो धीरे धीरे उसकी बातों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे क्या हाक्शाओ किंगडम की और फोर्सेस आ रही हैं? फैटिशू को जैंगी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, इसीलिए उसने कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं दी। आग्यूवेन को यकीन हो गया कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, क्लेवर और अलर्ट। आखिरकार वो दोनों एक मैसिव पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे, जो नैश किंगडम की रॉयल लाइब्रेरी थी। बुक्स चारों तरफ फैली थी, जैसे कोई वहां पुराने सीक्रेट्स ढूंढ रहा हो। फैटिशू और ऑग्यूवेन इस डिस्कवरी को देखकर स्टन्ड रह गए। क्या इस लाइब्रेरी में किसी
खोई सच्चाई की छुपी है। फैटिशू और ऑग्युवेन को लगा कि वो ट्रेजर ढूंढने आए हैं, लेकिन सामने एक लाइब्रेरी निकल आई। ये तो सिविलाइजेशन का सिंबल है। ऑग्युवेन की आंखों में चमक आ गई। ये सब बुक्स तो प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं। वो यूनिवर्सिटी में पली बड़ी थी और जानती थी कि ये किताबें लॉस्ट सिविलाइजेशन का पूरा कल्चर बता सकती है। अगर इन्हें बाहर ले जाकर डिसाइफर किया गया तो ह्यूमैनिटी की नॉलेज में जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। फैटिशू को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसे ना किताबों से मतलब था ना हिस्ट्री से। वो तो बस जल्दी से बॉस को ढूंढकर उनके पीछे छुपना चाहता था। तभी किताबों के ढेर के पीछे से जमीन हिली। कुछ बहुत बड़ा सामने आया। ऑग्युवेन ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और फैटिशू ने हैंड कैनन सामने तान दिया। फिर एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, हरे रंग का मोनोकॉल, हाथ में एक भारी सी बुक लिए सामने आया। वो बस पढ़ रहा था, जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। फैटिशू घबरा गया, ट्रिगर दबा बैठा। बुक में छेद हुआ और बूढ़ा नीचे गिर गया। तूने उसे शूट क्यों किया? ऑग्युवेन घबरा गई। अगर ये 3 आई ट्राइब का कोई पावरफुल बीइंग हुआ तो हम गए। मैंने तो बस सबकॉन्शियसली फायर कर दिया, फैटिशू बोला। बूढ़ा उठा और गुस्से से बोला, ये 300 साल पुरानी बुक थी। उसने उन्हें देखा और धीरे से बोला, ये तो फेक ह्यूमन लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कौन लड़ेगा? दोनों सोच रहे थे। बूढ़ा, जो खुद को नैश कंट्री का टॉप स्कॉलर बताता है, बोला, तुम बाहर से आए हो क्या? यहाँ के फेक लोग तो इतने क्यूरियस नहीं होते। फेक लोग? ऑग्युवेन चिढ़ गई। आप खुद कौन है? हम तो रियल ह्यूमन है। वो हंसते हुए बोला, तुम भी खुद को ह्यूमन कहते हो? इंटरेस्टिंग। शायद हम सबका कोई कॉमन एंसेस्टर था। उसने बताया कि उनकी हिस्ट्री 13,000 साल पुरानी है। और हाँ, तुम जिसे अंडरग्राउंड कहते हो वो हमारे लिए सरफेस है। उसने कहा, हमारे लिए स्काई जाना इम्पॉसिबल है। वहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारा घर एक बड़ा सा अर्थ बॉल है जिसकी आउटर सरफेस हमें प्रोटेक्ट करती है। ऑग्युवेन कंफ्यूज हो गई। जो वो जानती थी उससे ये थ्योरी पूरी अलग थी। दूसरी ओर होली स्पिरिट टेम्पल में फाइट जारी थी। लियांग यू ने एक गॉड सोर्स को लोकेट किया। वो ऑरेंज कलर का जेम दीवार में जड़ा था, एपिसोलोन बनने की उसकी की। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा रूम डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे कोई ऑयल। उससे ये थ्योरी पूरी अलग थी। दूसरी ओर होली स्पिरिट टेम्पल में फाइट जारी थी। लियांग यू ने एक गॉड सोर्स को लोकेट किया। वो ऑरेंज कलर का जेम दीवार में जड़ा था, एपिसोलोन बनने की उसकी की। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा रूम डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे कोई ऑयल पेंटिंग पिघल रही हो। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियल है। उसने खुद को चेक किया। फिर अचानक जमीन से 2 ब्लैक हैंड्स निकलकर उसके पैरों को खींचने लगे। फ्लोर अब एक ब्लैक स्वॉम्प में बदल चुका था। उसने अपनी ड्रैगन रोड स्वॉर्ड निकाली, हाथ काटते हुए, और एक नैनो वायर से ऊपर झूल गई। फिर सामने आया उसका एनिमी, रेबिलियस नाइट मॉडरेट, कोड नेम मैडी स्वॉम्प, एबिलिटी इंडेक्स 9800। उसका पावर किसी भी जमीन को स्वॉम्प में बदल देना। लियांग यू ने देखा कि पूरी ग्राउंड उसकी डोमेन है। उसके पास अब नो फुटिंग, नो स्टेबिलिटी और नो पावर थी। हंटिंग स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट बोला। ब्लैक लिक्विड शार्प एरो बनकर हवा में तीर की तरह उसकी ओर उड़ने लगे। वो नैनो वायर से हवा में स्विंग करते हुए बचती रही, पर उसकी नजर गॉड सोर्स पर टिकी रही। उसने अपने हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड निकाले और स्वॉम्प में फेंके, पर कुछ असर नहीं हुआ। वो स्वॉम्प रियल वाटर नहीं बल्कि एबिलिटी बेस्ड मटेरियल था। मॉडरेट जानता था कि जब तक वो जेम वहां है, लियांग यू नहीं, और जब तक वो उसके टेरेन में है, मॉडरेट ऑलमोस्ट इनविंसिबल है। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, लियांग यू ने सोचा, तो मुझे खुद फाइटिंग करनी होगी। किसी और पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। लियांग यू दीवार पर पैंथर की तरह चल रही थी। उसकी बॉडी को नीली माइंड एनर्जी ने कवर किया हुआ था। लेफ्ट हैंड में नैनो थ्रेड और राइट हैंड में ड्रैगन रोर लेकर वो खाली लिक्विड पर अटैक कर रही थी। लेकिन वो ब्लैक लिक्विड एकदम एरो की तरह शार्प था, दीवार को भी छेद सकता था, पर ड्रैगन रोर से टकराते ही सॉफ्ट हो गया। वो लिक्विड लॉन्ग मिंग को लपेटता हुआ लियांग यू तक गया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एक ठंडी सी हंसी उसके सामने से गूंजी। उसके सूट पर चिपका काला स्लाइम धीरे धीरे एक सर बन गया, मॉडरेट का। लियांग यू का चेहरा सफेद पड़ गया। दूर हट! उसने ब्लू एनर्जी के ब्लास्ट से काले लिक्विड को उड़ा दिया। मॉडरेट की असली ताकत समझ में आ गई। वो सिर्फ मड में छिपा नहीं था,
वो खुद पूरा स्वॉम्प था। हर ड्रॉप उसका पार्ट थी, मतलब जब तक पूरा स्वॉम्प डिस्ट्रॉय ना किया जाए उसे मारा नहीं जा सकता। लियांग यू को हेडक होने लगी। मॉडरेट की अटैकिंग स्टाइल, लिक्विड को हार्डन करके बुलेट की तरह फेंकना और कभी कभी लिक्विड से सॉलिड बन जाना। अगर ये बॉडी के किसी होल में घुस गया तो अंदर से खत्म कर देगा। उस वक्त लियांग यू बस सोच ही रही थी कि काश यांग शिनशिन यहाँ होती, जिसका एरो सीधे मॉडरेट को हिट कर सकता, लेकिन अब उसे खुद ही लड़ना था। तभी छत भी ब्लैक मड में बदल गई और ऊपर से लिक्विड गिरने लगा। मैंने कब कहा कि मेरी पावर सिर्फ जमीन पर काम करती है, मॉडरेट ने ताना मारा। लियांग यू पर चारों ओर से ब्लैक लिक्विड बरस पड़ा। वो पूरे ब्लैक एग में बंद हो गई। एक्सोस्केलेटन आर्मर ने उसे बचा लिया, वरना उसका बॉडी कब का इन्वेड हो चुका होता। लेकिन ब्लैक लिक्विड आर्मर को दबा रहा था। क्रीक की आवाजें आ रही थी। लियांग यू चीखी और 632 पॉइंट से एनर्जी फूट पड़ी। मॉडरेट की शक्ल हर जगह दिखने लगी। दीवार, छत, फ्लोर, दरवाजा भी ब्लैक स्लज में डूब चुका था। अब ये कमरा नहीं, एक जिंदा मॉन्स्टर का पेट बन चुका था। नाम था मॉडरेट। लियांग यू के पास दो ऑप्शंस थे, या तो दरवाजे से बाहर भागे या सोर्स ऑफ गॉड ले ले। लेकिन दीवार बैरियर स्टोन से बनी थी, तो उसने सोर्स उठाने का डिसीजन लिया। उसने लॉन्ग मिंग थामा और पिलर से नीचे कूद पड़ी। ब्लैक स्वॉम्प एक नेट की तरह उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसने एक ही स्लैश में उसे काट डाला। सोर्स को बैग में डाला और भागी। मॉडरेट चिल्लाया, ग्रीड ने तुझे खत्म कर दिया। और एक 10 मीटर ऊंची वेव उस पर आ गई। लियांग यू ने क्लाउड और स्मोक कवर एक्टिवेट किया और वेव को चीर कर निकली। अब उसे समझ आ गया ये स्वॉम्प ऑफेंसिव नहीं है, बस एंटैंगल करता है। उसने गेट खोला, बाहर निकली, पर ब्लैक लिक्विड सुनामी की तरह पीछा कर रहा था। कॉरिडोर भी स्वॉम्प में बदल गया। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मॉडरेट की हंसी गूंजी। दीवारों से हाथ निकले और लियांग यू को पकड़ने लगे। उसकी टांगे फंस चुकी थी। स्वॉम्प धीरे धीरे होप खत्म करता है, मॉडरेट बोला। लियांग यू को अब समझ आ गया कि जब तक वो हिलेगी तब तक जिंदा रहेगी, लेकिन जैसे ही थकी खत्म हो जाएगी। वो अपनी ताकत से लड़ती रही। तभी उसे याद आया, कोई भी पावर परफेक्ट नहीं होती। अगर उसका रियल बॉडी स्वॉम्प होता तो हर बार मेरे अटैक से उसे हिट लगती, पर ऐसा नहीं हो रहा। मतलब उसका रियल बॉडी कहीं छुपा है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सारा स्पेयर इंजन ऑयल बाहर निकालो। इंजन ऑयल ब्लैक स्वॉम्प में बह गया। लियांग यू ने 2 तलवारें निकाली, उन्हें रगड़ा और ऑयल में आग लगा दी। ब्लैक स्वॉम्प में आग की लपटों से घिर गया। ब्लैक स्वॉम्प आग की लपटों में घिर गया। अब लियांग यू के पास मौका था मॉडरेट की वीकनेस खोजने का। आग की लपटें तेजी से जल रही थी और लियांग यू की आंखें टॉर्च जैसी चमक रही थी। ब्लैक स्वॉम्प में और ऑयल में आग लगा दी। ब्लैक स्वॉम्प आग की लपटों में घिर गया। अब लियांग यू के पास मौका था मॉडरेट की वीकनेस खोजने का। आग की लपटें तेजी से जल रही थी और लियांग यू की आंखें टॉर्च जैसी चमक रही थी। ब्लैक स्वॉम्प में जलती आग की मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी। अगर उसका रियल बॉडी ब्लैक स्वॉम्प में छुपा है और वो अपनी लोकेशन बदल सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ सिग्नल्स होंगे। सुपरनैचुरल पावर का फ्लो ठीक वैसे ही होता है जैसे वॉरियर के बॉडी में की का फ्लो। आंखों से देखना मुश्किल है, लेकिन अगर दिल से फील करो तो इसका पैटर्न समझ आ सकता है। अब लियांग यू को क्लैरिटी मिल चुकी थी। क्राइसिस में भी वो काम और फोकस्ड रही और मॉडरेट के रियल बॉडी को ढूंढने लगी। जैसे ही इंजन ऑयल स्वॉम्प में बहा, उसने एक ऑरेंज येलो ट्रैक बना दिया। आग उस पर दौड़ पड़ी। लियांग यू की आंखों में चमक आ गई। उसने मॉडरेट की प्रेजेंस को फील कर लिया। मिल गया तू। जमीन पर पैर जमाकर वो आगे बढ़ी। ब्लैक वेव्स उसे ढक रही थी, लेकिन लियांग यू ने 2 तलवारों से तूफान जैसे वार किए। ब्लैक स्वॉम्प उसके आगे बिखरता गया। मॉडरेट की आवाज चारों तरफ गूंजी, इम्प्रेसिव, लेकिन ये कैसे किया तूने? वो खुद ब्लैक स्वॉम्प का पार्ट बन चुका था। शेप बदल सकता था और बहुत तेजी से मूव कर सकता था। लेकिन लियांग यू ने जान लिया था उसका रियल बॉडी स्वॉम्प में नहीं, कहीं और छुपा है। सिर्फ 2 तलवारों से कैसे हराऊं? लेकिन लियांग यू इस सवाल से बेपरवाह थी। उसकी नजरें स्टेबल थी। अगर स्पीड काफी तेज हो तो सब पॉसिबल है। एक पल में उसने 2 तलवारों से लाइटनिंग जैसी कट मारे। तलवार की रोशनी आसमान की तरफ कॉरिडोर को ढक चुकी थी। सिल्वर क्रेसेंट कॉरिडोर में चमकने लगे। ब्लैक स्वॉम्प बार बार काटा गया और कुछ देर तक फिर फॉर्म भी नहीं हो पाया। अब मॉडरेट को थ्रेट फील हुआ। वो भागा,
लेकिन जैसे ही वो हिला, इंजन ऑयल में हलचल हुई और आग ने उसे बिट्रे कर दिया। वो लियांग यू के सर के ऊपर से भागा, लेकिन वो फौरन पलटी और तलवार चलाई। उसकी दोनों आर्म्स और तलवारें आफ्टर इमेज बन गई, जैसे पूरा कॉरिडोर ही मूनलाइट से ढक गया हो। मॉडरेट जो उंगली जितना छोटा होकर छिपा था, अब बाहर गिरा। उसका बॉडी बस एक काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक छोटा फिगर था। लियांग यू की अटैक फेटल नहीं थी। शायद जानबूझकर उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि एक जिंदा प्रिजनर ज्यादा काम का हो सकता था। मॉडरेट का श्रिंक करना उसकी पावर को भी घटा चुका था। लियांग यू ने उसके गले में एक कॉलर पहना दिया जिसमें TNT एक्सप्लोसिव्स थे। अब वो किसी भी वक्त उसे उड़ा सकती थी। फिर उसने उसे एक ड्रग इंजेक्ट किया जो उसकी पावर को सप्रेस करता है। अब वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। नेक्स्ट टाइम काम आया तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म, लियांग यू ने ठंडी आवाज में कहा। मॉडरेट हंस पड़ा। एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ के बदले में एक्सचेंज हो सकता हूँ। हमारे ब्रिटेनिया में ये ट्रेडिशन पुराना है। फाइट में प्रिजनर को मारते नहीं बल्कि रैमसन पर छोड़ते हैं। वहीं नैश रॉयल लाइब्रेरी में जू जोंग आराम से बैठा था, स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ। वो फैटी शू और ऑग्यूवेन से ऊपर की दुनिया की बातें सुनकर थ्रिल्ड था। इतनी छोटी सी रेस इतनी एडवांस सिविलाइजेशन बना सकती है, ये तो इनक्रेडिबल है। हमने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। नैश नेशन केवल पावर को मानता है, ना कि नॉलेज और सिविलाइजेशन को। ऑग्यूवेन ने पूछा, मार्शल आर्ट्स के बारे में और बताइए, हमारी हिस्ट्री में ये रेयर है। जू जोंग मुस्कुराया। इस पूरे देश में इस सवाल का जवाब देने वाला बस मैं हूँ, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे उठा, बुक शेल्फ से एक पुरानी किताब निकाली। किताब इतनी फ्रेजाइल थी कि ध्यान से पलटना पड़ता था। हमारी रिसर्च का रिजल्ट ये है। उसने दिल की ओर इशारा किया। सारी पावर दिल से आती है। इसे माइंड पावर कह सकते हैं, सोल का फोर्स भी कह लो। फैटी शू हैरान रह गया। वाओ, सुपर पावर्स की ओरिजिन ये है। ऑग्यूवेन को ये सब सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसे मेटाफिजिक्स पसंद नहीं थी, लेकिन फैटी शू इस बात पर जेन्युइनली एक्साइटेड था। ज़ो जोंग ने दोनों के रिएक्शंस देखे और बस मुस्कुरा दिया। वहीं होली स्पिरिट टेम्पल में, वो टेम्पल खाली था। या तो लोग छुप गए थे या कोई बड़ा रिचुअल चल रहा था। प्रिंस एनलेट किसी सैक्रिफाइस की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर रहा था, इसीलिए आउटसाइडर्स को हटा दिया गया। टेम्पल में जनरल बबलू द्वारा एग्जाइल किए गए सरफेस ह्यूमंस ट्रेजर ढूंढ रहे थे, खासकर गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स को नैश के लोग बस डेकोरेशन की तरह यूज करते थे। जैंगी की टीम के लिए ये अच्छा था, रेजिस्टेंस कम थी। अंकल यू भारी आर्मर में अकेले जैंगी को ढूंढ रहा था। लू कैरन ने उसके लिए स्पेशल टैंक जैसा आर्मर बनाया था। उसकी कॉम्बैट पावर करीब 9500 थी। अंकल यू ने एक डोर खोला। सामने एक रॉयल डाइनिंग हॉल था जिसमें एक लंबा टेबल था। उसे गॉड सोर्स की एनर्जी का सिग्नल मिला, लेकिन ये सोर्स खुद के लिए नहीं, जैंगी और उसकी टीम के लिए चाहता था। उसे पता था वो बूढ़ा हो चुका है। रिसोर्सेस का हक उन लड़कियों का है जो अभी भी फ्यूचर के लिए लड़ सकती है। तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया, गॉड सोर्स लोकेटेड। टेबल पर एक चमकता हुआ नाइफ था जिसके हैंडल पर एक येलो जेम लगा था। अंकल यू का दिल अचानक जोश से भर आया। उसने पहले भी गॉड सोर्स का कुछ पीस एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए वो इसे पहचान गया। हालांकि ये पीस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये पूरी गॉड सोर्स का लगभग 1/3 था। अंकल यू ने तुरंत अपनी गन थामी और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी दूसरी डायरेक्शन से एक तेज क्रैश की आवाज आई। खिड़की टूट गई और कलरफुल ग्लास चारों ओर बिखर गए। एक गोल्डन फिगर हवा में घूमते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गिरा। वो एक गोरा आदमी था, गोल्डन कॉम्बैट सूट में, करली बाल और घनी दाढ़ी वाला। राउंड टेबल के नाइट गार्डियन नाइट गैलाहैड, जिसे उसकी मैजेस्टिक बॉडी और बालों की वजह से गोल्डन लायन भी कहा जाता था। कितना क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट लेट हो गया। गैलाहैड ने मुस्कुराते हुए अंकल यू को देखा। तो तुम रिवरसाउथ डोमेन से हो? क्या कोइंसिडेंस है? क्या तुम भी होली एसेंस के लिए आए हो? अंकल यू ने गहरी सांस ली। सच में अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसने मन ही मन सोचा। अगर ये कुछ सेकंड देर से आता तो सोर्स वो पहले ही ले जाता। अब क्या कर सकते हैं? अंकल यू मुस्कुराया, लेकिन उसका आर्मर पहले ही सभी वेपन्स उस पर एम कर चुका था। हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, गैलाहैड बोला, पर थोड़ा एनर्जी बचा है। अंकल यू ने सफेद दांत दिखाए। तो आ ही जाओ।
और तभी बैटल शुरू हो गया। अंकल यू का आर्मर पूरी तरह वेपन से लैस था। ब्लैक बोन कटिंग स्वॉर्ड, शोल्डर पर लेजर कैनन, रिस्ट पर पार्टिकल स्प्रे गन और पीठ पर जेट बूस्टर। वो पूरी ताकत से गैलाहार्ड पर टूट पड़ा। गैलाहार्ड ने नाइट्स ग्लोरी कहते हुए एक ह्यूज गोल्डन शील्ड समन किया। बुलेट्स की बौछार उस पर गिरने लगी, लेकिन शील्ड ने सब रोक लिया। फिर गैलाहार्ड ने जमीन पर शील्ड मारा और एक गोल्डन शॉक वेव सीधे अंकल यू की ओर बढ़ी। अंकल यू ने बूस्टर से उड़ान भरी और हवा से बुलेट्स की बारिश शुरू कर दी। गैलाहार्ड पीछे हट गया, लेकिन फिर वो शील्ड लेकर जिगजैग में भागते हुए अंकल यू की ओर बढ़ा। हाथ से लड़ना चाहते हो तो आओ। अंकल यू ने बोन कटिंग स्वॉर्ड दोनों हाथों में ली और भिड़ गया। टकराव जबरदस्त था, पावर वर्सेस पावर। गैलाहार्ड का गोल्डन शील्ड बहुत भारी था, लेकिन अंकल यू की तलवार भी हल्की नहीं थी, मोटी, भारी और ब्लंट, जो ब्लंट फोर्स के लिए बनी थी। वो दोनों 2-2 मीटर लंबे, फुल पावर पर लड़ रहे थे। मेटल की आवाजें से पूरा रूम गूंज उठा। दोनों मिडिल एज्ड वॉरियर हार मानने को तैयार नहीं थे। अंकल पावर पर लड़ रहे थे। मेटल की आवाजें से पूरा रूम गूंज उठा। दोनों मिडिल एज्ड वॉरियर हार मानने को तैयार नहीं थे। अंकल यू के पास बेहतर आर्मर और वेपन्स थे, इसीलिए वो फाइट बराबरी पर ला सका। उधर जैंगी, जो अपने बाकी साथियों को खोज रहा था, इस फाइट की हलचल पकड़ चुका था। किसी की फाइट हो रही है, देखना होगा। वो तेजी से रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा दोनों फाइटर्स लहूलुहान थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं टूटी थी। अंकल यू ने दीवार पर रखे डिनर नाइफ की ओर इशारा किया, जिसमें गॉड सोर्स की सॉफ्ट रोशनी थी। जैंगी ने तुरंत अपना डायमेंशनल गेट खोला और सोर्स को सिक्योर कर लिया। अब उसके पास 2 सोर्स फ्रैगमेंट्स हो गए, एक डीमन किंगडम से और एक यहाँ से। जैंगी ने गैलाहार्ड की ओर देखा और सोच में पड़ गया, मार दे या छोड़ दे। आखिरकार उसने डिसाइड किया, तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि जरूरत पड़ने पर एक्सचेंज किया जा सके। प्रिजनर बनो और जिंदा रहो। गैलाहार्ड गुस्से से बोला, अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मेरी जीत होती। अंकल यू थूका, मेरा बस चलता तो तू अब तक मरा होता। जैंगी ने गैलाहार्ड को शैडो स्पेस में फेंका और बोला, चलो बाकी को ढूंढते हैं। लेकिन तभी होली स्पिरिट टेम्पल के ऊपर से एक गहरी रम्बलिंग आई। जमीन हिलने लगी, दीवारों की डेकोरेशन गिरने लगी। जैंगी का दिल डूब गया, जैसे कोई एंशिएंट मॉन्स्टर जाग रहा हो। क्या वही चीज आ गई जिसे मैं डर रहा था? उसने वेपन कसकर पकड़े। सिर्फ खुद की ताकत ही पीस ऑफ माइंड देती है। चलो जल्दी। टेम्पल के बाकी पार्ट्स में भी हलचल मच गई। फैटिशू, ऑगिवन और जोजोंग भी लाइब्रेरी में वाइब्रेशन फील कर रहे थे। अर्थक्वेक? फैटिशू ने पूछा। जोजोंग बोला, नहीं, ये कुछ और है। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अगला अर्थक्वेक तो अभी सालों दूर है। लाइब्रेरी के शेल्फ्स गिरने लगे। फैटिशू ने मेज से जोजोंग को संभाला। ओल्ड मैन, यहाँ से निकलते हैं। जोजोंग ने एक मोटा नोटबुक उठाया और बोला, बस यही चाहिए था। ऑगिवन ने लाइब्रेरी की ओर देखा, लेकिन बुक्स बहुत भारी थी। तीनों बाहर निकल आए। जोजोंग मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं तुम सबको सेफली बाहर ले जा सकता हूँ। अगर मौका मिले तो अर्थ की दुनिया देखना चाहूंगा। फैटिशू ने कहा, वहाँ कुछ खास नहीं, सिर्फ स्नो और कोल्ड है। लेकिन उसके दिल में भी हलचल थी। उनका आना शायद इस पीस को खत्म कर दे। जोजोंग बोला, तुमने कहा था कि वहाँ नॉलेज और कल्चर को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वही हमारे लिए काफी है। हमारी रेस बहुत वायलेंट है, सिविलाइजेशन कई बार टूट चुकी है, कल्चर खो गया है। अब तो मैं भी बस कुछ एंशिएंट शब्द ही पढ़ पाता हूँ। भले ही जोजोंग एक 3-आइड पर्सन था, लेकिन वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। वो तो एक चेयरफुल, किताबों में डूबे रहने वाला ओल्ड मैन जैसे था। फैटिशू हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे ऊपर ले चलूंगा। हमारा बॉस बहुत रिच है और वो तेरी रिसर्च में हेल्प करेगा। बातचीत के दौरान फैटी को पता चला कि 3-आइड ट्राइब की हिस्ट्री में काफी गैप्स हैं। अब ज्यादातर चीजें बस लेजेंड्स की तरह बची हैं, लेकिन जोजोंग अपने आप में एक चलता फिरता डेटाबेस था। अगर उसे साथ ले जाया गया तो वो बहुत सी मिस्ट्री सॉल्व कर सकता है। ऑगिवन ने कहा, हम ब्रिटेनिया में कल्चर को बेटर तरीके से प्रिजर्व करते हैं। फैटिशू झलझलाया, चोरी की चीजों पर प्राउड करती हो? फिर वो तीनों हिलते हुए टेम्पल से एग्जिट करते हैं। जोजोंग की आंखों में एक्साइटमेंट था, शायद 2 अलग अलग सिविलाइजेशन का मिक्स कुछ नया पैदा करे। उसी वक्त एक गोली चली। जोजोंग के सीने में खून की धार बह गई। उसकी भारी शरीर धीरे धीरे गिरने लगी। फैटिशू भागकर पास आया,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोली चलाने वाली थी सिल्वर हेयर वाली लेडी लैन मारोक, जो ऑग्युवेन की साथी थी। फैटी शू चिल्लाया, तूने उसे क्यों मारा? वो तो बस एक स्कॉलर था। लैन मारोक ने ठंडे टोन में कहा, 3 आइड लोग तो इंसानों को खा जाते हैं, तो क्या मैं गलत हूँ? फैटी शू को जवाब नहीं सूझा। शायद वो सही थी, लेकिन जुओ जोंग का बिहेवियर तो इंसानों जैसा था। लैन मारोक ने फैटी को एक डिवाइस फेंकते हुए कहा, ये कॉलर पहन ले। गुस्से से भरा फैटी शू अब खुद को रोक नहीं सका। उसने जमीन पर हाथ रखा और उसकी एक्सोस्केलेटन से ठंडी हवा का जोरदार झोंका निकला। पूरा कॉरिडोर -200 डिग्री ठंडा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फुबुकी, उसने चिल्लाकर ठंडी आंधी छोड़ दी। पर लैन मारोक और ऑग्युवेन के सूट इस टेम्परेचर को झेलने के लिए बने थे। लैन मारोक ने रैपियर निकाली और अटैक किया, लेकिन फैटी शू ने लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे रोक दिया। वो जानता था कि वो उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन उसने एक काम जरूर किया, जुओ जोंग को आइस ब्यूरियल देकर फेयरवेल दी। फिर वो किताब लेकर भाग गया जो जुओ जोंग ने उसे मरते वक्त दी थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। लैन मारोक फिर सामने खड़ी थी, उसकी तलवार उसके गले पर थी। तेरे जैसे लोग क्यों लाए जाते हैं केओस द्वारा? तू बहुत वीक है। फैटी शू का दिल दुखा, उसने अपनी कमजोरी पर शर्म की। लैन मारोक ने कॉलर पहनाया और बोली, चल अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उधर जैंगी और लियांग यू फिर मिल चुके थे। जैंगी बोला, बस फैटी शू ही रह गया है, उम्मीद है वो ठीक है। तभी फ्लावर ने हवा में सूंघा और कहा, मुझे उसकी ग्रीसी स्मेल आ रही है। जैंगी ने सामने खड़े पैलेस के दरवाजे को देखा जो आधा खुला था और बोला, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। वो अंदर गए और फैटी शू को देखा। साथ में नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी मौजूद थे। दोनों तरफ के लोग आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के कैप्टिव्स को पकड़कर। फैटी शू और क्योंगडा को नाइट्स ने पकड़ा था। वहीं जैंगी के पास मॉर्ड्रेड और गैलाहाड थे। दोनों टीमों ने एक दूसरे के बराबर कैप्टिव्स को पकड़ा रखा था। लैंसलॉट ने हंसते हुए कहा, क्या अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन गडुरा ग्रुप के लोग दिख नहीं रहे, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं? जैंगी ने कहा, अगर वो इतने पावरफुल होते तो अब तक सामने आ गए होते। इसके बाद दोनों ने बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टिव्स को एक्सचेंज किया, कॉलर हटाए, एंटीडोट दिया और अपने अपने लोगों को वापस लिया। फिर लैंसलॉट ने कहा, तुझे नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस है? जैंगी ने जवाब दिया, हाँ तुम बताओ, तुम्हारा क्या थॉट है? लैंसलॉट ने बताया कि एक गेट कीपर ने उन्हें रैंडमली इस प्लेस में डाला, लेकिन असल में वो इस स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और डेलिबरेटली दोनों टीमों को आमने सामने ला रहा था ताकि वो लड़े और एक दूसरे को थका दे। जैंगी ने टेंशन जताई कि अगर स्पेस कंट्रोल हो रही है तो उनका मैप भी फेक हो सकता है, मतलब वो भी मेज में फंसे हुए हैं। तभी फैटी शू ने धीरे से जैंगी की शर्ट पकड़ी और कहा, बड़े भाई वो बुक मेरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैंगी ने देखा लैन मारोक के पीछे एक बड़ी सी पुरानी किताब थी। फैटी शू ने जल्दी से बताया कि वो एक 3 आइड स्कॉलर की नोटबुक है जिसने अपनी पूरी लाइफ उसमें इंफॉर्मेशन भरी है। जैंगी ने तुरंत लैंसलॉट को रोका और कहा, वो बुक हमारी है, प्लीज वापस करो। लैन मारोक ने तलवार पकड़ ली और बुक को प्रोटेक्ट करने लगी। ऑग्युवेन ने शांत टोन में कहा, ये बुक हमने 3 आइड क्लैन से ली थी, हमें नहीं पता ये कब इसकी बन गई। फैटी शू ने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने जुओ जोंग को मारा और उसने मरने से पहले ये बुक मुझे दी थी। लैंसलॉट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ना ऑनर वाली चीज जिसका हाथ लगे उसी की होती है। तुम लोग एक बुक के लिए लड़ना चाहते हो? लेकिन जैंगी सीरियस हो गया। उसने कहा, अगर तुमने मेरी टीम से कुछ लिया है तो उसे लौटा दो, वरना फिर चाहे सामने इंसान हो या 3 आइड डीमन, मैं रास्ते से सबको हटा दूंगा। लैंसलॉट को समझ आ गया कि फाइट पक्की है। उनके पास ग्रीन नाइट बॉस और प्योर नाइट ऑग्युवेन की सपोर्ट थी जिससे उसकी पावर 20,000 तक पहुंच सकती है। वहीं जैंगी को भी अपने शोल्डर पर बैठे हुए फ्लावर पर पूरा भरोसा था। दोनों ने एक जेंटलमैन्स डुएल का फैसला किया। हारने वाला स्कॉलर की नोट्स क्लेम करेगा, हारने वाला स्कॉलर की नोट्स क्लेम नहीं करेगा। डुएल के लिए उन्होंने एक बड़ा हारने वाला स्कॉलर की नोट्स क्लेम नहीं करेगा। डुएल के लिए उन्होंने एक बड़ा हॉल चुना। बाहर सबको कहा गया कि वो इंटरफेयर ना करे, लेकिन अंदर दोनों अपने साथियों को छुपा कर ले आए। जैसे ही दरवाजे लॉक हुए, फ्लावर जैंगी के शोल्डर से कूद कर तानुकी बन गया और लैंसलॉट पर टूट पड़ा। जैंगी ने दोनों हाथों में व्हाइट आउल्स पकड़ी और शैडो बुलेट्स और सिल्वर बुलेट्स की बारिश कर दी। लैंसलॉट तैयार था।
उसकी शील्ड एक्टिव हुई और उसके हाथ से ग्रीन वाइन निकलकर एक तलवार में बदल गई। फ्लावर के अटैक से लड़ते हुए लैंसलॉट ने स्वॉर्ड इन ट्री को एक्टिवेट किया, जिससे पूरा हॉल हरे जंगल जैसा बन गया। जैंगी की बुलेट्स इन झाड़ियों को फाड़ रही थी, लेकिन वो और तेजी से फिर उग रही थी। अब एक रियल फाइट शुरू हो चुकी थी और दोनों जानते थे इस बार पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। पेड़ों की पावर की कोई लिमिट नहीं होती। ये सूरज की रोशनी में नहाते हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और बिना थके बढ़ते जाते हैं। ग्रीन नाइट बॉस की एबिलिटी भी कुछ ऐसी ही है। वो दूसरों के बॉडी में रूट्स जमा सकता है और उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके खुद को और पावरफुल बना सकता है। बॉस की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस होस्ट को कब्जे में लेता है। जब वो लैंसलॉट की स्वॉर्ड बना तो वो पेड़ और भी बड़ा और स्ट्रांग हो गया। जैंगी ने बिना एक्सप्रेशन बदले लगातार ट्रिगर दबाया। ब्लैक बुलेट्स की बारिश कमरे में फैल गई, जबकि बाकी जगह ह्यूज पेड़ों से भर गई। बुलेट्स जंगल को डिस्ट्रॉय करती रही, लेकिन पेड़ बार बार रीजनरेट हो रहे थे। दोनों तरफ से इस रूम की टेरिटरी के लिए जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। बीच का एरिया एक बैलेंस बन चुका था। फ्लावर ने उड़ान भरी और एक हाई एनर्जी पार्टिकल बीम बुशेस के बीचों बीच छोड़ दी। बड़े बड़े ब्रांचेस उसके रास्ते में आ गए, जैसे पेड़ अब स्टील वायर जितना स्ट्रांग हो गया हो। फ्लावर ने बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ट्री स्वॉर्ड का डिफेंस नहीं टूटा। टूटे पेड़ों से फिर से नए बर्ड्स निकले और जैंगी और फ्लावर पर अटैक कर दिया। कुछ गड़बड़ है, इंटेल में तो ये प्लांट बेस्ड म्यूटेंट नहीं बताया गया था। जैंगी को शक हुआ और लैंसलॉट ने भी पेड़ों की आड़ से गुस्से में कहा, इसके पास एपिसलॉन लेवल का पेट है। इंटेल तो सिर्फ डेल्टा लेवल स्ट्रेंथ बता रही थी, पर अगर बस इतनी ही ताकत है तो मैं संभाल सकता हूँ। अब लैंसलॉट के पास बॉस और ऑग्युवेन की हेल्प थी, तो 3 वर्सेस 2 की फाइट में भी वो कॉन्फिडेंट था। जैंगी ने एनालिसिस करते हुए कहा, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और फास्ट रीजनरेशन, हमें इसका रियल फॉर्म खोजना होगा। वो जानता था इंफॉर्मेशन अधूरी थी, अब उसे खुद ही हैंडल करना था। जैंगी ने एलियन स्पेस खोला, नेपलम बॉम्ब्स निकाले और बुशेस में फेंक दिए। नेपलम से हजारों डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है। फायर पेड़ों के लिए परफेक्ट वेपन है। शॉन वैक्शियांग, उसने खुद को डायमेंशनल डोर से शील्ड किया और बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया। कमरा आग का दरिया बन गया, लेकिन तभी एक ह्यूज वाटरफॉल ने सारी आग को निगल लिया। ये थी ऑग्युवेन, कोड नेम प्योर वाटर। वो एक हीलर है। उसकी वाटर ना सिर्फ आग बुझा सकती है, बल्कि पेड़ की पावर भी बढ़ा सकती है। तीनों, लैंसलॉट, बॉस और ऑग्युवेन, मिलकर ब्लैक चैरियट जितनी पावर लाते हैं। जैंगी को समझ आ गया कि सिर्फ लैंसलॉट की पावर नहीं है। उसने देखा कि पेड़ों की वाइन्स लैंसलॉट के बॉडी से जुड़ी है। तो ये है तुम्हारा जेंटलमैन्स ड्यूल। जैंगी ने ताना मारा। लैंसलॉट हंसा, तू भी तो अकेले नहीं आया है। अब इंटीग्रिटी की बात नहीं थी, सिर्फ जीत मायने रखती थी। जैंगी समझ गया कि फायर अब यूजलेस है, अब उसे नए तरीके चाहिए। लेकिन तभी लैंसलॉट ने हजारों शार्प वाइन से अटैक किया। जैंगी दीवार से टकराया। यहाँ उसकी स्पेस पावर लिमिटेड थी। प्लान्ड अटैक है ये, उसने माना, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने बाकियों को वापस स्पेस। जैंगी की सबसे डेडली शॉर्ट रेंज मूव, पूरा जंगल धूल में बदल गया। अब उसे लैंसलॉट साफ दिखा। उसके बॉडी से वाइन्स निकली और कंधे पर कोई एलियन सब्सटेंस चिपका था। जैंगी ने तुरंत फिर से गॉड डिस्ट्रॉयज यूज किया और फ्लावर के साथ अटैक किया। लैंसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड से सब रोक लिया, लेकिन दोनों साइड्स अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहे थे। अभी सही टाइम नहीं था। लैंसलॉट ने कहा, मैंने तुम्हारे एब्सोल्यूट डिफेंस के बारे में सुना है। फिर उसने स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट कॉन्करर एक्टिवेट की, जो डिफेंस ब्रेकर थी। एक ही वार में जैंगी के 7 डायमेंशनल गेट्स टूट गए। लेकिन जैंगी मुस्कुराया, फाइनली तू वापस आया। अब दोनों पास पास थे, यही जैंगी चाहता था। उसने वॉइड पावर से स्वॉर्ड निकाली। स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। लैंसलॉट शॉक्ड रह गया। जैंगी की अटैक पावर अंडर एस्टिमेट की गई थी। जैंगी का वार लैंसलॉट के शील्ड पर गिरा। शील्ड टूटा और लैंसलॉट उड़ गया। वाइन्स ने उसे संभाला और ऑग्युवेन ने तुरंत उसे हील किया। पर अब फाइट की डायरेक्शन बदल चुकी थी। जैंगी सिर्फ डिफेंडर नहीं, एक डेडली अटैकर भी था। लैंसलॉट शॉक्ड रह गया। पहली बार जैंगी और लैंसलॉट की आमने सामने की फाइट हुई तो जैंगी को थोड़ा एडवांटेज मिला, लेकिन ऑग्युवेन की हीलिंग पावर से उसे तुरंत कवर कर लिया। दोनों को एहसास हुआ कि सामने वाला इजी नहीं है।
जैंगी की राइट आंख में लाइट मुड़ी और डिस्ट्रक्शन और डिवाइन डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हुआ, जिससे पास आती मोटी वाइन्स जलकर राख हो गई। वो किसी भी हालत में वाइन्स को अपने अल्टरनेट डायमेंशन तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। एब्सोल्यूट डिफेंस सच में उतनी ही स्ट्रांग है जितना दिखती है, लैंसलॉट ने सोचा। अगर हमें उसकी डिफेंस को तोड़ना है तो स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट हॉक ही एक चांस है, लेकिन उससे भी मुश्किल है। जैंगी जानता था कि वो डायरेक्ट फाइट में लैंसलॉट से पीछे रह जाएगा। उसकी पावर लिमिटेड थी, लेकिन 3000 डायमेंशनल गेट्स ने उसे थोड़ी स्पेस दी थी। उसके दोनों साथियों की एबिलिटी बहुत ट्रिकी है। मेरे जीतने के चांसेस सिर्फ 20% है, लेकिन हारने के चांसेस 5% से भी कम है। जैंगी और फ्लावर दोनों लैंसलॉट पर लगातार अटैक कर रहे थे ताकि उसे सोचने का मौका ना मिले। लैंसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड से झाड़ियों का जंगल खड़ा कर दिया, जो कटता भी था और फिर से उगता भी। उधर फ्लावर ने लैंसलॉट पर एनर्जी बीम फेंकी, लेकिन लैंसलॉट ने फॉलन एशेस फ्लेम से जवाब दिया। तभी जैंगी ने मौका देखकर एक बड़ी वॉइड एनर्जी से अटैक किया। लैंसलॉट ने वाइन्स का शील्ड बनाया, जिससे उसकी एनर्जी कम हो गई, लेकिन फ्लावर के नीचे जमीन से वाइन्स निकली और उसके ऊपर अटैक कर दिया। फ्लावर की कैट लाइक बॉडी तुरंत रिएक्ट हुई और उसके बाल स्टील नीडल्स जैसे बन गए। वाइन्स ने कई नीडल्स को गिरा दिया। जैंगी ने फिर होली जजमेंट को म्यान में डाला और वॉइड एनर्जी चार्ज की। लैंसलॉट ने नोटिस किया कि उसका स्ट्रॉन्ग अटैक टाइम लेता है और तभी उसे रोका जा सकता है। झाड़ियों की हेल्प से लैंसलॉट ने दोबारा झटका दिया। जब वो जैंगी के पास पहुंचा तो जैंगी ने अचानक कंडेंस्ड वॉइड से स्लैश किया, जबकि फ्लावर ने पीछे से स्पाइक्स फेंके। लैंसलॉट ने एक हाथ से स्वॉर्ड और दूसरे से प्रोटेक्शन शील्ड लिया और जैंगी की तलवार से भिड़ गया। पूरी टेंपल हिलने लगी। बाहर गाओ चेंगकोंग ने सुना और बोला, अब ये शुरू हो ही गया। भीतर लैंसलॉट ने फिर अटैक किया। जैंगी ने स्वान वैक्शिंग का डायमेंशनल गेट खोला, लेकिन लैंसलॉट उसमें घुस गया और गेट तोड़ दिया। लैंसलॉट ने कई डायमेंशनल गेट्स तोड़ डाले। जैंगी को पता था कि अगर सारे गेट्स टूटते हैं तो वो मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, उसने कहा। उसने देखा कि ट्री स्वॉर्ड से आई वाइन्स अल्टरनेट डायमेंशन में जाकर मर रही है। इसका मतलब बॉस उसके स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकता। आखिर में जैंगी ने वाइन्स का एक पार्ट जोकीर को दिया और कहा, इसका एनालिसिस करो, ये प्लांट टिश्यू है या ह्यूमन। क्योंकि जैंगी के पास बॉस धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ आया और उसकी आर्म से जुड़ गया। रूल सिस्टम के पावर एब्सोल्यूट होती है। यांग शिनशिन के एरोस से जिसकी भी बॉडी पियर्स होती है वो उसका गुलाम बन जाता है और उसके ऑर्डर्स मानता ही है। तो यांग शिनशिन ने बॉस को जैंगी का साथ देने का ऑर्डर दिया। बॉस ने बेस्ट चॉइस की, वो जैंगी के हाथ की स्वॉर्ड बन गया। जैंगी ने उसे रोका नहीं क्योंकि उसने बॉस की एबिलिटी देखी थी। ये प्लांट बेस्ड पावर इन्फिनिट रीजनरेशन के साथ आती है, जिसमें ऑफेंस और डिफेंस दोनों थे। वाइन्स ने जैंगी को कस के पकड़ लिया और उसकी बॉडी की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगी। साथ ही जैंगी को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा आर्म उग गया हो। अब वो ट्री स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। क्या फीलिंग है ये। जैंगी ने एलियन स्पेस से सुपर नेचुरल फूड निकाला और खा लिया। अगले ही मोमेंट उसके हाथ की वाइन बढ़कर एक जायंट ग्रीन स्वॉर्ड बन गई। अब तुम्हारी स्वॉर्ड मेरी है। उसने स्वॉर्ड उठाई और लैंसलॉट की ओर पॉइंट करते हुए अटैक कर दिया। हजारों कांटेदार वाइन्स नीडल की तरह बरस पड़ी। लैंसलॉट को पता था कि ये कितना डेंजरस है। वो तुरंत डॉज करने लगा। फॉलन एम्बर फ्लेम, उसने अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक फायर से जलाया और कई वाइन्स को रोक दिया, लेकिन ट्री स्वॉर्ड को रूट से डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था। मेन बॉडी बची रही तो रीजनरेशन होता रहेगा। वाइन्स फिर से अटैक करने लगी। हर डायरेक्शन में पेड़, कांटे और वाइन्स फैल गई। अब जैंगी और फ्लावर ने मिलकर अटैक किया। कुछ ही सेकंड्स में लैंसलॉट पर हजारों बार वार हुआ। लैंसलॉट ने अपनी फुल पावर अनलॉक की, नाइट्स हेल्थ सॉन्ग। इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो दोनों का सामना कर पाया। लेकिन ट्री स्वॉर्ड अब भी जैंगी के हाथ में थी। उसे छूना भी मुश्किल हो गया था। जैंगी खुश था। सोच से कंट्रोल होने वाला ये वेपन बिल्कुल परफेक्ट था। लैंसलॉट, सरेंडर करो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी और नोटबुक भी देनी पड़ेगी। लैंसलॉट के चेहरे पर गुस्सा था, पर उसे भी पता था बिना ट्री स्वॉर्ड के वो ये फाइट नहीं जीत सकता। मैं नोट्स दे दूंगा, पर बॉस को मुझे वापस देना होगा। जैंगी ने हंसते हुए कहा, मैं बॉस वापस कर दूंगा, पर नैश कंट्री छोड़ने के बाद।
लैंसलॉट गुस्से में कांप गया। वो मेरा भाई है, अगर उसका मिसयूज किया तो राउंड टेबल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैंगी ने कोल्ड स्माइल दी। उसे डराने की कोशिश बेकार थी। रिलैक्स, कंट्रोल टाइम बाउंड है, मैं बस उसे एक होस्टेज की तरह रख रहा हूँ, समझे? अगर एग्री नहीं किया तो अभी फाइट चालू हो जाएगी। लैंसलॉट ने दांत ग्रिड करते हुए बोला, ठीक है, फिलहाल फाइट रोकते हैं, लेकिन बॉस को हर्ट नहीं करना। यांग शिनशिन की कंट्रोल एबिलिटी लिमिटेड टाइम के लिए थी, फिर बॉस को होश आ जाएगा। जैंगी ने वाइन्स वापस बुला ली, पर ट्री स्वॉर्ड अब भी उसके हाथ में थी। लैंसलॉट ने नोट्स दे दिए और पैलेस से निकल गया। जैंगी को कोई टेंशन नहीं थी, जब तक बॉस उसके पास है लैंसलॉट भाग नहीं सकता। उसने शिनशिन से पूछा, शिनशिन, मुझे ये स्वॉर्ड बहुत पसंद है, अब क्या करूं? शिनशिन ने कामली कहा, उसकी विल इरेज कर दो, बॉडी जिंदा रखो, माइंड खत्म कर दो, एक हॉलो टूल बन जाएगा। जैंगी ने पूछा, ये पॉसिबल है? जोकीर ने जवाब दिया, हाँ, मेडिसिन से ऐसा किया जा सकता है। जैंगी ने मुस्कुराकर कहा, तब तो बहुत बढ़िया। लैंसलॉट ने नोट्स दे दिए थे, लेकिन बाकी नाइट्स अब जैंगी से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे। फिर भी सबको मानना पड़ा कि जैंगी की टीम बहुत पावरफुल थी, खास तौर पर उसकी एलियन स्पेस। कोई नहीं जानता था उसमें कितने म्यूटेंट्स छुपे हैं। जो कहा था वो याद रखना, कंट्री छोड़ते ही बॉस मुझे वापस चाहिए, लैंसलॉट चिल्लाया। जैंगी ने शोल्डर्स उठाए, ठीक है, लेकिन रैंसम तैयार रखना। अब उनका अगला टारगेट था गाओ चेंगकोंग। जैंगी ने पैलेस के पार देखा और कहा, मुझे लगता है वो ऑलरेडी फ्यूचर प्रेडिक्ट करके हमसे एक स्टेप आगे है। गाओ चेंगकोंग की एबिलिटी री इनकारनेशन डिडक्शन से वो फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता था। भले ही जैंगी की टाइम एबिलिटी ज्यादा एक्यूरेट हो, पर गाओ चेंगकोंग भी सही डायरेक्शन पकड़ सकता था। अब वो रास्ता ढूंढने वाला था जो होली स्पिरिट टेम्पल के गेट की ओर ले जाए। जैंगी और लैंसलॉट ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग होकर रियल एग्जिट ढूंढेंगे। जैंगी को लगा कि बबलू के पीछे वाला दरवाजा ही टॉप फ्लोर की ओर जाता है। लैंसलॉट को बॉस को ले जाने पर गुस्सा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। दूसरी ओर गाओ चेंगकोंग, गुमान और चेन ज़ूज़ेंग होली स्पिरिट टेम्पल के दरवाजे पर फिर पहुंचे। जनरल बबलू कुर्सी पर बैठा था और उन्हें देखकर हैरान हो गया, इतनी जल्दी वापस आ गए? असल में ये टेम्पल वॉइड में छिपा होता है और उसकी पोजीशन बदलती रहती है। यहाँ आना और फिर से रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों ने जल्दी रास्ता खोज लिया। इसका मतलब था कि किसी के पास स्पेशल एबिलिटी थी। गाओ चेंगकोंग ने सोचा, अगर हमने बबलू को जल्दी नहीं हराया तो ऊपर कुछ बहुत भयानक एक्टिवेट हो सकता है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कहकर उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट की। हेवनली डांस सील, सन व्हील सील और फ्यूडोम्यो किंग सील। उसका गोल्डन आर्मर उसे किसी गॉड जैसा बना रहा था। बबलू धीरे धीरे उठा, भारी बैटल एक्स लिया और कुछ बोले बिना अटैक किया। दोनों वेपन्स टकराए और पूरे महल में एनर्जी की वेव्स दौड़ गई। गाओ चेंगकोंग को लगा ये टेम्पल का गेट कीपर है, लेकिन इसकी पावर उतनी इंटिमिडेटिंग क्यों नहीं लग रही। उसने फाइट की प्रिडिक्शन एबिलिटी चालू कर दी, जो कि फ्यूचर इवेंट्स का अनुमान लगाती है। चेन ज़ूज़ेंग, जिसकी एबिलिटी कमेलियन है, बबलू की एबिलिटीज को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि उसे कॉपी किया जा सके। गुमान और चेंग फाइट में पीछे थे, लेकिन सपोर्ट में रेडी थे। गाओ चेंगकोंग ने बबलू के साथ कई वार किए, लेकिन बबलू लगातार बैटल एक्स से डिफेंड करता रहा। उसने अब तक अपनी रियल एबिलिटी यूज नहीं की थी। कई क्लैशेस के बाद गाओ चेंगकोंग ने एक ट्रिक मूव से बबलू के चेस्ट में वार किया। गोल्डन एनर्जी से उसका आर्मर डेंट हो गया और खून बहा। गुमान खुशी से बोली, वो इंजर्ड हो गया, लेकिन तभी बबलू ने हाथ घुमाकर अपना आर्मर और बॉडी पूरी तरह से हील कर लिया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेन ज़ियाओज़ेंग ने कहा, उसकी एबिलिटी है अपना टाइम रिवर्स करना। इसका मतलब चाहे उसे कितना भी डैमेज मिले वो उसे अंडू कर सकता है। इसीलिए उसकी ऑफेंस पावर इतनी हाई नहीं, उसे बस टाइम पास करना है। गाओ चेंगकोंग ने कहा, कोई भी एबिलिटी परफेक्ट नहीं होती, उसकी वीकनेस जरूर होगी। और उसने दोबारा गोल्डन लाइटनिंग की तरह अटैक किया, लेकिन बबलू की कंडीशन हर बार रीस्टोर हो जाती, जबकि गाओ चेंगकोंग की एनर्जी धीरे धीरे घट रही थी। अगर ऐसे ही फाइट चली तो आखिर में बबलू अपर हैंड में होगा और गाओ चेंगकोंग कमजोर पड़ जाएगा। होली स्पिरिट टेम्पल के गेट्स पर स्वॉर्ड्स की चमक और शैडोज तेजी से टकरा रही थी। दो एलियन वॉरियर्स की स्पीड इतनी तेज थी कि नॉर्मल आंखें उनकी मूवमेंट पकड़ नहीं पा रही थी। गाओ चेंगकोंग की तेज अटैक सीधा बबलू के हेलमेट की ओर थी।
वो जानता था कि इस टाइम रिवर्स करने वाले एलियन से लंबी फाइट बेवकूफ़ी है, लेकिन बबलू एक मशीन जैसा था, बार बार अपनी एक्स से अटैक रोक रहा था। उसकी स्पेशलिटी यही थी, हर 1 मिनट में वो खुद को वापस परफेक्ट कंडीशन में ले आता था। गाओ चेंगकोंग जमीन पर उतरा, लेकिन अब उसकी सांसें तेज चल रही थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही थी और हालत बिगड़ रही थी। उधर बबलू शांति से जायंट एक्स लेकर खड़ा था, जैसे दरवाजे का गेटकीपर। तभी चेंग जुजेंग ने उसे याद दिलाया, बॉस, उसकी एबिलिटी में हर बार 1 मिनट का गैप रहा है। लेकिन गाओ चेंगकोंग खुश नहीं था। 1 मिनट में वो बबलू को मार नहीं सकता, और अगर उसने टाइम रिवाइंड किया तो फिर से फुल पावर में आ जाएगा। क्या कोई और वीकनेस है उसकी पावर में? गाओ चेंगकोंग ने पूछा। नहीं, चेन ने कहा, वो खुद को कभी भी रिवर्स कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब गाओ चेंगकोंग को समझ आया कि बबलू टेम्पल का गेटकीपर क्यों था। उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी बबलू ने चेन की ओर देखा और पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। एक झटके में उसने चेन का सर काट दिया। खून चारों ओर बिखर गया। गाओ चेंगकोंग शॉक्ड हो गया। उसे अब समझ आया कि बबलू सिर्फ टाइम नहीं बल्कि स्पेस को भी कंट्रोल करता है। वो भी जैंगी की तरह टाइम प्लस स्पेस डुअल एबिलिटी वाला है। बबलू ने सबसे पहले चेंग को मारा क्योंकि वो उसकी वीकनेस समझ रहा था। अब गाओ ने तुरंत गुमान से कहा, भागो यहाँ से। लेकिन गुमान रुकी नहीं। उसे जमीन पर टूटा हुआ आर्मर दिखा। उसने समझा कि बबलू की एबिलिटी पूरी तरह फ्री नहीं है। शायद उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है स्पेस स्वाइप करने के लिए, और शायद लगातार यूज नहीं कर सकता। डर के बावजूद गुमान खड़ी रही। तभी बबलू ने फिर से एबिलिटी यूज की और गुमान को सामने लाकर एक्स से वार किया, लेकिन गुमान तैयार थी। प्राइवेट प्रिजन कहते ही उसने बबलू को एक काले बैरियर में कैद कर लिया। उसका अटैक कुछ सेकंड्स रोका गया। ये टाइम गाओ चेंगकोंग को दोबारा सामने आने के लिए काफी था। गुमान की एबिलिटी थी इटर्नल बैरियर, जिससे वो एनिमीज को ट्रैप कर सकती थी। बबलू ने बैरियर को तो तोड़ दिया, लेकिन वो कुछ पल के लिए रुका, और यही गाओ चेंगकोंग को चाहिए था। गुमान ने बताया, उसकी दूसरी एबिलिटी कंफर्म है, स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट, पर हर बार यूज करने में कम से कम 5 सेकंड का गैप है। गाओ चेंगकोंग और गुमान को अब बबलू की 2 एबिलिटीज का पता चल चुका था, रिवर्स टाइम और स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट। टाइम में वापसी से वो खुद को पूरी तरह रीस्टोर कर सकता था, और स्पेस से वो किसी भी चीज की पोजीशन बदल सकता था। बबलू ने फिर हमला किया। गाओ चेंगकोंग ने ब्लॉक किया, पर अब उसके हाथ सुन हो रहे थे। गुमान ने फिर प्राइवेट प्रिजन यूज किया और इस बार अंदर से बैरियर को एक्सप्लोड किया, लेकिन बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 आई ट्राइब की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। गाओ चेंगकोंग समझ गया, तुम यहाँ रहोगी तो वो और स्ट्रांग बनेगा। उसे कम टारगेट्स चाहिए मैनिपुलेशन के लिए। फिर बबलू ने एक स्टोन से गुमान की जगह स्वाइप कर दी। गुमान ऑलमोस्ट मर ही गई होती अगर गाओ चेंगकोंग ने टाइम से उसे नहीं बचाया होता। गाओ चेंगकोंग की आंखों में मैडनेस चमकी। सील ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये एक एंशिएंट पावर थी जो उसने शिवास डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन से सीखी थी। इससे उसका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा और पावर आसमान छू गई। गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। बबलू ने भी 2 कदम पीछे किए। गुमान को पता था ये एक टेम्पररी बूस्ट है। अगर गाओ चेंगकोंग समय में बबलू को नहीं हरा पाया तो खुद ही कोलैप्स कर जाएगा। वो जल्दी हॉल से बाहर निकली। पीछे जोरदार आवाज और गोल्डन लाइट से टेम्पल गूंज उठा। अब सिर्फ एक ऑप्शन था, दूसरों को ढूंढना। वो भागी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, जैंगी। बबलू की फाइट में बिजी होने ने उसकी एग्जाइल पावर को रोका और जैंगी ने रास्ता निकाल ही लिया था। जब गुमान ने जैंगी को देखा तो वो ऐसे दौड़ी जैसे किसी सेवियर को देख लिया हो। जैंगी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जैंगी थोड़ा शॉक्ड हुआ क्योंकि गुमान से उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। नॉर्मली जब कोई दूर का इंसान बहुत खुश होकर मिले तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या अच्छी बात हुई। जैंगी ने 2 एपिसलोन की फाइट एनर्जी को फील किया और झट से समझ गया गाओ चेंगकोंग और टेम्पल का गार्डियन आपस में लड़ रहे हैं। गुमान ने सब कुछ जल्दी से बता दिया, यहाँ तक कि बबलू की एबिलिटी भी। एम था होली स्पिरिट टेम्पल के टॉप तक पहुंचना। डुअल टाइम एंड स्पेस एबिलिटी वाला इंसान। जैंगी को हैरानी हुई, पहली बार ऐसा देखा। बबलू खुद को 1 मिनट पीछे ले जा सकता था। जैंगी ने कहा, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। किसका? गुमान ने पूछा। गाओ चेंगकोंग ने नहीं बताया। ज्यादा लोग अंदर जाएंगे तो वो अपनी स्पेस रिप्लेसेबिलिटी से कंफ्यूज कर देगा।
तभी लैंसलॉट और उसके नाइट्स आए। जैंगी ने सब एक्सप्लेन किया। लैंसलॉट ने कहा, चलो उसे खत्म करते हैं। जैंगी ने बोला, तुम और गाओ चेंगकोंग क्लोज कॉम्बैट करो, मैं और फ्लावर दूर से स्नाइपर सपोर्ट देंगे। उसने थंडर स्ट्राइक नाम की स्नाइपर निकाली। लैंसलॉट ने कहा, बॉस वापस दो। जैंगी बोला, अभी नहीं, जब सब खत्म होगा तब। अब प्लान चालू हुआ। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट अंदर से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। बाहर जैंगी और फ्लावर 5 किलोमीटर दूर स्नाइपिंग पोजीशन पर थे। 3 पे फायर करेंगे। बबलू को डेंजर का एहसास हुआ। वो एनर्जी को फील कर रहा था। जैंगी और फ्लावर ने अटैक किया। बबलू ने स्पेस डिस्प्लेसमेंट से खुद की जगह बदली लैंसलॉट से, लेकिन लैंसलॉट तैयार था। अब उसकी एबिलिटी कूल डाउन पर थी। 5 सेकंड तक बच नहीं सकता। जैंगी ने दोबारा निशाना लगाया। अगली बुलेट सीने में लगी और आर्मर टूट गया। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट ने अटैक और तेज किया। बबलू फिर से स्पेस रिप्लेस करके बचा, पर जैंगी शांत था। हर 5 सेकंड में एक चांस मिलेगा। फिर एक बुलेट सीधा आर पार हो गई। सक्सेस। गाओ चेंगकोंग चिल्लाया, अभी नहीं। जैंगी बोला, वो टाइम रिवाइंड कर सकता है। बबलू ने घाव को देखा। बुलेट दिल से थोड़ी दूर लगी थी, इसीलिए जिंदा था। ये बहुत टफ है, जैंगी ने सोचा, पर अब भी 40 सेकंड बचे हैं। उसने कहा, फिर से ट्रिगर दबाया। अगली बुलेट मौत का मैसेज बनकर उड़ चली। 30 सेकंड पर बबलू का पेशेंस टूट गया। उसका बॉडी सीरियसली डैमेज था। जैंगी को अब खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट की जॉइंट अटैक ही उसे रोकने के लिए काफी थे। बिना टाइम वेस्ट किए बबलू ने अपनी एबिलिटी टाइम रिवाइंड यूज कर ली। नेक्स्ट मोमेंट उसका बॉडी एकदम हेल्दी स्टेट में लौट आया। जैंगी ने कहा, अब अगला 60 सेकंड हमारा है। टीम को लगा इस बार उसे फिनिश कर देंगे, लेकिन उल्टा नेक्स्ट फाइट पहले से ज्यादा टफ हो गई। बबलू ने ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि स्ट्रॉन्ग काउंटर भी किया। उसकी हैवी बैटल एक्स ने लॉन्ग रेंज अटैक्स तक को ब्लॉक कर दिया। जैंगी को समझ आया अब बबलू ने उनकी अटैक स्टाइल को एडजस्ट कर लिया है। 3 आई ट्राइब भले ही टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो, लेकिन उनके वॉरियर्स बर्थ से ही ट्रेन होते हैं। बबलू तो एक हार्डकोर फाइटर था, स्पेशल पावर्स तो बाद में आई। जैंगी, लैंसलॉट और गाओ चेंगकोंग उसे नहीं मार सकते। लैंसलॉट चिल्लाया। जैंगी शांत रहा। फिर से कोशिश करते हैं। अब उसने 2000 मीटर से शूटिंग शुरू की और यांग शिनशिन को शैडो से बाहर बुलाया। सब समझ गए अब इस बग से निपटने का रूल सिस्टम ही एक रास्ता है। प्लान सिंपल था, जब जैंगी और फ्लावर अटैक करे तब बबलू डिफेंड करेगा। उसी टाइम पीछे से यांग का लव एरो सीधे दिल में हिट करेगा। ऐसा ही हुआ। उसका एक्स जैंगी और फ्लावर के अटैक को ब्लॉक कर गया, लेकिन रेड एरो सीधा उसके हर्ट को पियर्स कर गई। वेपन्स नीचे रखो और रेजिस्ट मत करो, यांग शिनशिन ने कहा। लेकिन बबलू ने फिर से टाइम रिवाइंड किया और इफेक्ट गायब हो गया। जैंगी बोला, रिवाइंड से रूल एबिलिटी भी डिलीट हो जाती है। अब उसने स्नाइपर बंद की। अब क्लोज कॉम्बैट करना पड़ेगा। फ्लावर ने फौरन उड़ान भरी और टेंपल में घुस गई। जैंगी ने स्वॉर्म ऑन टाइम एक्टिवेट किया, जिससे बबलू की टाइम फ्लो स्लो हो गई, लेकिन उसे खुद कुछ फील नहीं हुआ। अब सबके अटैक्स 30% फास्ट होने लगे। बबलू डिफेंस नहीं कर पाया। उसने एक बार फिर पोजीशन स्विच की, लेकिन जैंगी और गाओ चेंगकोंग अलर्ट थे। दोनों ने डायरेक्शन चेंज करके उसे डबल हिट दिया। जैंगी ने अपनी तलवार से ग्रीन वाइन छोड़ी जो बबलू को बांधने लगी। उसने कुछ वाइन्स तोड़ी, लेकिन अगली जॉइंट अटैक ने उसे फिर से दबा लिया। हर बार जैसे ही वो मरने के करीब होता, बबलू टाइम रिवाइंड कर लेता। लेकिन जैंगी अब सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहा था। जैसे ही बबलू ट्रिगर करता, वो सबको वॉर्न कर देता। एंड में लास्ट रिवाइंड के 52 सेकंड बाद बबलू को चारों ने मिलकर फिनिश कर दिया। उसकी बॉडी कट से भरी थी और बैटल एक्स जमीन पर गिर चुका था। टीम को रिलीफ नहीं मिला। उसे मारना इम्पॉसिबल जैसा था। उसे खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा अटैक्स लगे। अब सबकी निगाहें उसकी ओरिजिन पर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ओरिजिन सिर्फ एक है और वहां 3 लोग हैं। होली स्पिरिट टेम्पल का गेट कीपर जनरल बबलू आखिरकार मारा गया। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें सक्सेस मिल ही गई। लेकिन जैसे ही कॉमन एनिमी हटा, उनकी आपसी कंपटीशन साफ दिखने लगी। जनरल बबलू के पास ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट की ओरिजिन थी और हर कोई उसे चाहता था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फ्लावर ने भी अपनी रंग बदलती आंखें खोलकर बाकी 2 पर नजर डाली। अभी लड़ने का टाइम नहीं है, जैंगी ने कामली कहा। लैंसलॉट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा,
लेकिन ये ओरिजिन किसे मिलेगी? गाओ चेंगकोंग ने कहा, काश ओरिजिन को स्प्लिट करना इजी होता। जैंगी ने कहा, शायद ये पॉसिबल है। मेरे पास एक एलियन है, लू कैरन, जिसने इसे स्टोर और डिवाइड करने की टेक्नोलॉजी बनाई है। गाओ चेंगकोंग ने पूछा, क्या उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? लैंसलॉट बोला, मैं सुपरवाइज कर सकता हूँ। ब्रिटेनिया के पास एनर्जी लेवल डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है। जैंगी ने ठंडेपन से सोचा, किसके सामने एक्टिंग कर रहा है? वैसे भी इंस्टिंक्ट से हम बराबरी का आइडिया लगा सकते हैं। जैंगी बोला, और तुम एक बात भूल गए। जैंगी ने फ्लावर को सर सहलाया और बोला, मेरे पास 2 हिस्से हैं, तो हमें इसे 4 में डिवाइड करना होगा। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद डिसाइड हुआ, जैंगी 40% लेगा, बाकी को 30% मिलेंगे। लू कैरन ने 3 जार्स में एनर्जी डिवाइड की। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट लू को देखकर फिर से जेलस हुए। स्पेस टाइप एबिलिटीज वाले लोग कितने लकी होते हैं, उन्हें फूड, वेपन्स सब खुद कैरी करना पड़ता है, और यहाँ जैंगी ये तो पूरा घर साथ लाया है। एनर्जी डिवीजन के बाद सबने वो ह्यूज दरवाजा देखा जो टेंपल के ऊपर कोर एरिया की ओर जाता था। चलो अब रियल मिस्ट्री सामने आएगी, जैंगी ने सीरियसली कहा। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और गुमान भी आ पहुंचे। लैन मोरॉक बोला, मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत डेंजरस है। जैंगी ने टीज करते हुए कहा, अगर डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकते हो। लैन मोरॉक ने कहा, हम फाइनल स्टेज तक आए हैं, अब रिट्रीट रिग्रेट होगा। लैंसलॉट ने स्वॉर्ड उठाई और सबसे पहले आगे बढ़ा। जैंगी और गाओ चेंगकोंग भी पीछे पीछे चले। जैंगी अपने माइंड में कैलकुलेट करता रहा। नैश नेशन के स्ट्रेंथ को मैंने क्विनलिंग माउंटेन के मिस्टीरियस बीइंग से कंपेयर किया है। पर्पल पिरामिड में मिले स्पाइडर गार्डियन काफी स्ट्रॉन्ग थे। व्हाइट ड्रैगन तो शायद 4 लाख पॉइंट से भी ऊपर का था, लेकिन नैश नेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग सिर्फ 2,50,000 से 3 लाख पॉइंट के बीच होंगे। और अगर सब गड़बड़ हुआ तो मैं अकेला भाग निकलूंगा, बाकियों से तो तेज ही भागता हूँ। एंड में सभी ने वो दरवाजा खोला, पर सामने पैलेस नहीं, एक डार्क एबिस और लंबी सफेद स्टेयर्स थी जो ऊपर जा रही थी। पैलेस फिर से हिलने लगा, पर सभी ने स्टेयर्स चढ़नी शुरू कर दी। ऊपर एक सफेद प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहां 2 ब्रोंज डोर्स थे, उन पर भयानक क्रिएचर्स की कार्विंग्स थी। एक वुमन लाल ड्रेस में खड़ी थी। जैंगी ने पहचाना, ये वही प्रिंसेस एनलेट थी जो शादी वाले दिन दिखी थी। उसके पीछे 300 इलाइट सोल्जर्स थे। सबके चेहरे पर सिर्फ एक इमोशन, मर्डर इंटेंट। चाहे तुम कोई भी हो, एनलेट बोली, मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। जैंगी बोला, माफ करना, हमारे पास टाइम नहीं है। उसने अपनी स्वॉर्ड से एक भयानक ब्लेड लाइट छोड़ी और प्लेटफॉर्म पर मौजूद सब कुछ वॉइड में समा गया। सब गायब। जैंगी बोला, अच्छा आइडिया था पर बहुत वीक निकले। अब सबकी नजर उस ह्यूज ब्रोंज गेट पर थी जो एवर गेट जैसे फील हो रही थी। लैंसलॉट चिल्लाया, दरवाजा तोड़ दो। चारों एपिसलोन वॉरियर्स ने मिलकर फुल पावर से अटैक किया। जैसे ही दरवाजा टूटा, उसके पीछे एक ह्यूज रेड क्रिस्टल था और उसमें बंद एम्बर कलर्ड आंखें अचानक खुली। एक भयानक एनर्जी बर्स्ट हुई और पूरे टेंपल की दीवारें तोड़ने लगी। जब सब शांत हुआ तो जैंगी और बाकी लोग अंदर आए। वहां एक शैटर्ड रेड क्रिस्टल पड़ा था, उसमें सैक्रिफिशियल स्पिरिट की इंटेंस एनर्जी बची थी। तभी डोम में ऊपर एक होल से लाइट आई और वहां बैठा था 3 आंखों वाला एक आदमी। जैंगी ने कहा, वो नैश का नया राजा है। उसकी बॉडी में कंटेन्ड एनर्जी किसी बॉम्ब जैसी लग रही थी। वो नीचे नैश नेशन की डिस्ट्रक्शन देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने खुद में चेंज फील किया। अब वो एक न्यू लाइफ फॉर्म बन चुका था। तो ये है वो लेवल जो हमारे एंसेस्टर तक पहुंचे थे। वो हंसने लगा और बोला, ये सच में कमाल है। हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशनल गेट्स जो जैंगी ने मैड्रिड थिंग्स के जरिए बनाए थे, एक झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। जैंगी का दिल बैठ गया। लगता है सबसे वर्स्ट सिचुएशन सच में आ ही गया। ये डिस्ट्रक्शन लेवल देखकर तो साफ है, इसकी एबिलिटी इंडेक्स बिशप लेवल तक पहुंच चुकी है। उसकी इंडेक्स बाकी तीनों से 10,000 पॉइंट्स ज्यादा थी। पावर हद से ज्यादा थी। जैंगी ने सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन जब सामने हुआ, प्रेशर एक्सपेक्टेशन से बाहर था। नैश किंगडम की सैक्रिफाइस्ड सोल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रिंस एनलेट बिशप लेवल पर पहुंच गया। वो होली स्पिरिट टेंपल की सबसे ऊंची जगह पर बैठा
पूरी किंगडम की डिस्ट्रक्शन और इंसानों की इंट्रूजन देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसे लगता था कि वो अब एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं रहा, वो खुद को गॉड समझने लगा था। सिर्फ उंगली से टैप करते ही वैक्यूम वेव्स जबरदस्ती जैंगी और उसकी टीम की तरफ उड़ने लगी। जैंगी बैक स्टेप लेता रहा। वो वेट कर रहा था उस ट्रिक की प्रेडिक्शन को पूरा होने का। अगर वो मौका नहीं आया तो वो फौरन वहां से भाग जाता। लेकिन गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट के लिए हालत और भी खराब थे। उनसे 10,000 पॉइंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंस एनलेट ने उन्हें ऐसे उड़ा दिया जैसे तो मच्छर हो। एक वैक्यूम वेव लैंसलॉट की तरफ आई, फिर उसने पूरा आसमान को ढक लिया और सूरज जैसी ब्लास्ट से फट गई। लैंसलॉट ने हेल के काले फ्लेम से खुद को जलाया। डार्क सॉन्ग गाकर उसने तलवार से रेजिस्ट किया। गाओ चेंगकोंग ने सील ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एक्टिवेट करके एक नई डांसिंग मूव बनाई। ये डांस लाइफ में सिर्फ एक बार करूंगा, याद रखना मुझे। उसके बॉडी से प्योर व्हाइट लाइट निकली जिसने प्रिंस एनलेट की वेव को थोड़ी देर रोका। जैंगी 10 किलोमीटर दूर जा गिरा। सारे डायमेंशनल गेट्स टूटते चले गए। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट बुरी तरह घायल होकर नैश की एबिस में गिर पड़े। गैप इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाए। जैंगी की नजरें अब शहरों में घूमने लगी। क्या लुओ जुओ फेल हो गया? अगर हाँ तो अब भागना ही पड़ेगा। प्रिंस एनलेट शांत था, जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। लेकिन जैंगी को देखकर उसने हल्का सा रिएक्शन दिया। डिफेंस में अच्छे हो तो ये मूव ट्राई करो। उसने उंगली उठाई। जैंगी पर भारी एनर्जी लॉक हो गई। जैंगी को समझ आ गया अब सिर्फ एक ऑप्शन है, भागो। लेकिन तभी होली स्पिरिट टेम्पल से गोल्डन लाइट्स निकलने लगी। प्रिंस एनलेट को ये अजीब और डिस्कम्फर्टिंग लगी। टूटे टेम्पल से एक शख्स निकला, लाल कपड़ों में, दोनों हाथ जोड़े, सर पर बुद्धा लाइट। जैंगी बुदबुदाया, क्या ये ज्यूगो है या क्या ये जियांगजुओ है या? लेकिन जब उसने मुस्कुराकर देखा, जैंगी समझ गया वो कोई नहीं, वही अंडरटेकर है। ट्रिक मोनास्ट्री को लेकर रियल मास्टर। लुओ और जुएगो दोनों का यूनियन जो एक फुल ट्रिक अवतार बना। उसकी प्रेजेंस एकदम डिवाइन थी। प्रिंस एनलेट के अपोजिट किलर एनर्जी। अंडरटेकर ने मौका लिया और गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट को हीलिंग का टाइम दिलाया। लोग बुदबुदाए, क्या वो उस बिशप लेवल मॉन्स्टर को हरा पाएगा? जैंगी को भी डाउट था, लेकिन अभी कोई और चॉइस नहीं था। प्रिंस एनलेट अब सीरियस हो गया। फाइनली कोई इंटरेस्टिंग मिला। उसने पंच में एनर्जी भरी और अंडरटेकर की तरफ फेंका। हजारों सूरज जैसे ब्राइट एक्सप्लोजन में सब ब्लाइंड हो गए। एंटी ग्लेयर मोड एक्टिवेटेड। जैंगी की क्वाल लॉन्ग आर्मर ने बचाया। लाइट हटते ही अंडरटेकर वहीं खड़ा था, 1 इंच भी मूव नहीं किया। प्रिंस एनलेट का चेहरा अब बदल गया। उसकी बॉडी से डार्क रेड फ्लेम्स निकली और वो 10 मीटर हाई डायमंड बन गया। सीक्रेट नैशता इनकारनेशन। नैश मिथ में नैशता महादेवी है। अंडरटेकर ने रोब में हाथ डाला और एक पुराना वुडन बॉक्स निकाला जिस पर येलो तावीज चिपके थे। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, तावीज गिरने लगे और एक डार्क डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगी। लैंसलॉट शॉक्ड हो गया। ये तंत्र तो डिवाइन माना जाता था, फिर ये डार्क फीलिंग कैसी? फेथ ऊपर से ब्राइट और जस्ट लग सकती है, लेकिन इसके पीछे के मेथड्स उतने प्योर नहीं होते, जैंगी ने शांत टोन में कहा। उसकी नजर अंडरटेकर के हाथ में पकड़े पुराने वुडन बॉक्स पर थी और उसे आइडिया हो गया था कि उसमें क्या है। तंत्र में एंशिएंट टाइम से ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाने की ट्रेडिशन रही है। अक्सर ये इंस्ट्रूमेंट्स इंसानी फ्लैश, ब्लड और सोल से बने होते हैं, पावरफुल सील्स बनाने के लिए। ये सील्स किसी इवल बीइंग को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर्स। एपिसलोन को रोकने के लिए अंडरटेकर ने जैसे ही बॉक्स खोला, हवा में कहराने की आवाज गूंज उठी, जैसे हजारों मरे हुए लोगों की स्क्रीम्स। जैंगी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पावर्स भी अनस्टेबल हो गई। वो तुरंत पीछे हट गया। अंडरटेकर ने बॉक्स से एक पुराना वज्र निकाला। उसकी डेड एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि दूर से ही खौफ फील हो रहा था। प्रिंस एनलेट ने उसे देखते ही अटैक कर दिया, लेकिन फ्यूनरल मास्टर ने अमितबा बोलते हुए हाथ उठाया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। शांगा मठ और बाकी एंशिएंट टेम्पल से गोल्डन एनर्जी बाहर आई। तांत्रिक वाउस की पावर फ्यूनरल मास्टर में समा गई। वो भगवान जैसे चमकने लगा और वज्रा लेकर प्रिंस एनलेट पर टूट पड़ा। उनकी टक्कर से
होली स्पिरिट टेम्पल का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। दूर खड़े जैंगी, लैंसलॉट और गाओ चेंगकोंग फाइट से दूर ही रहे। जैंगी जानता था कि ये फाइट उनके बस की नहीं थी। वो सिर्फ एंड में फायदा उठाने का वेट कर रहा था। लैंसलॉट घायल था और गुस्से में था क्योंकि जैंगी ने उसका भाई बॉस अपने पास रखने की बात कह दी। जैंगी ने कहा, मैं जेंटलमैन नहीं गैंगस्टर हूँ। फिर जैंगी ने अपने लोगों को भेजा नैश किंगडम के 3 आइड लोगों को खत्म करने के लिए। इस बीच 4 चीफ्टन फैमिलीज को लगा कि रेबिलियन छूटा है, लेकिन स्नो कॉन्डोर ने अंदर ही अंदर उनके लोगों को टर्न कर लिया था। अब प्लेटू पर फुल स्केल वॉर चल रहा था। पाजी गेजांग, जो यहीं रुका था, को एहसास हुआ कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। उसी वक्त उसका शेफ लुडॉन खाना लेकर आया। पाजी गेजांग ने खाना खाते हुए पूछा, आज का मीट कुछ अलग है। लुडॉन ने कहा, वाइल्ड याक का मीट है जो स्पेशल सॉस में रखा गया था। पाजी गेजांग को अचानक समझ आया कि कुछ तो गलत है। लुडॉन मुस्कुराया। पुराने इंग्रेडिएंट्स को रखना जरूरी था ताकि लोग और मॉन्क्स ज्यादा क्राइम करें, जिससे रेबिलियन जस्टिफाइड लगे। क्या तुम्हें याद है सबसे बेस्ट मीट कौन सा होता है? नोबल्स के बच्चों का। पाजी गेजांग डर से कांपने लगा। उसने गन निकाली, लेकिन लुडॉन ने सभी गोलियां काट दी। फिर उसने टेबल नाइफ से पूरा कमरा भर दिया। अब दोनों के बीच आखिरी फाइट शुरू हुई। पाजी गेजांग को अचानक फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी महसूस हुआ कि उसका मोटा बॉडी किसी चीज से जकड़ा जा रहा है। ये क्या है? लाइट में उसने देखा कि उसका बॉडी सिल्वर कलर की एक्सट्रीमली फाइन थ्रेड से लिपटा हुआ है। उन थ्रेड्स का एंड टेबल के नाइफ से जुड़ा था जो वॉल्स में घुसे थे। लुडॉन के हाथ में थ्रेड पकड़े स्लोली पास आया। वो बोला, मास्टर, कभी सोचा कि अगर आपको फूड में बदल दिया जाए तो कैसा फील होगा? कुछ सेकंड्स बाद रूम में टेरिफाइंग स्क्रीम्स आई, जैसे किसी को जिंदा चॉप किया जा रहा हो। लेकिन बाहर खड़ी मेड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस डोर को स्टेयर करती रही। बाहर एक सीक्रेट टीम पोस्टेड थी जिसका लीडर था एरकेरियन ताई फैमिली का नेरिटो। काफी देर बाद डोर ओपन हुआ। लुडॉन व्हाइट टॉवल से हाथ साफ करते हुए बाहर आया। पीछे पड़ा बॉडी अब सिर्फ मीट के पीसेस में बदल चुका था। नेरुटो बोला, उनके रिटर्न से पहले तुम्हें यहाँ से मूव करना होगा। वो उसे एक सीक्रेट पैसेज से लेकर निकल गया। दोनों एक पुराने बर्फीले मैदान पहुंचे। नेरुटो एक बुद्धा स्टैचू को देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर नफरत उतर आई। तुमने मेरे बेटे को मारा, आज तुम्हारा एंड यही है। लुडॉन शांत रहा। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। लुडॉन की पावर थी गुखान का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। उसकी बनाई चीजें इतनी डिलीशियस होती थी कि लोग उनके आदी हो जाते थे। ये पॉइजन नहीं था, बल्कि एक टाइप का टॉनिक था, लेकिन टेस्ट भी एक तरह का पॉइजन हो सकता है। नेरुटो का बेटा इसी चक्कर में खो गया और उसी पेन ने उसे रेबल से जोड़ दिया। नेरुटो चिल्लाया, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें मरना होगा। लुडॉन ने कहा, जब तुम्हारा बेटा लिया गया था तब तुम चुप क्यों थे? क्या तुमने कभी किसी को खाया नहीं? सिर्फ रूप में नहीं, सच में? नेरुटो चुप रहा। वो जानता था कि लुडॉन सही कह रहा है। लुडॉन बोला, तुम अपने बेटे का बदला नहीं ले रहे, तुम बस अपने सिंस का ब्लेम किसी और पर डाल रहे हो। गुस्से में आकर नेरुटो ने तलवार लुडॉन के सीने में घोंप दी। लुडॉन खून छाटते हुए बोला, मुझे भी मरना चाहिए, मैं भी गिल्टी हूँ। वो मर गया, लेकिन उसके अंदर सेटिस्फैक्शन था। शायद उसका मिशन पूरा हो चुका था। नेरुटो हंसा, मैंने उसे मार दिया। बेटे, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। लेकिन जल्द ही उसका दिल खाली सा फील होने लगा। क्या लुडॉन ही रियल कल्प्रिट था या दुनिया ही इतनी डेंजरस हो गई है? नैश कंट्री में अंडरटेकर और प्रिंस एनलेट की फाइट अपने पीक पर थी। पूरा स्काई एनर्जी से गूंज रहा था। जैंगी, लैंसलॉट और गाओ चेंगकोंग पास भी नहीं जा सके। अब सभी ने डिसाइड किया, नैश देश को खत्म कर दो, वरना ये म्यूटेट होकर पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाएगा। जैंगी ने हवा में उड़ते हुए एक ब्लैक होल जैसी पावर छोड़ी। फिर उसने अपना सिग्नेचर अटैक किया, फॉलिंग स्टार्स। काले तीरों की बारिश हुई और एक ही अटैक में 503 आइड वाले मारे गए। लेकिन तभी एक गहरी नींद में सो रहा बीस्ट जागा। नैश के 5 जनरल्स में से एक, लाई, एक्सप्लोसिव फिस्ट। उसकी पावर थी 20,000 पॉइंट्स, ब्लैक चैरियट लेवल की पावर। जैंगी ने गलती से उसे जगा दिया था। लाई के बॉडी में वॉइड एरोज धंसे थे, पर उसकी स्किन पर एक भी स्क्रैच नहीं था। उसने दहाड़ मारी और कई सोल्जर्स मारे गए। लाई चिल्लाया, आओ,
अब मेरी पावर का सामना करो। जैंगी शांत रहा और एक नया वेपन बुलाया, पेड़ की लकड़ी से बनी तलवार जो सेम्बामू से जुड़ी थी। अब वो अपनी रियल पावर टेस्ट करने के लिए तैयार था। लाई ने स्काई में उड़ते हुए एक फायर पंच मारा, पर जैंगी पर कोई असर नहीं हुआ। अब दोनों आसमान में आमने सामने थे। लियांग यू बोली, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये रियल मॉन्स्टर है। लियांग यू ने समझाया, पावरफुल वॉरियर्स प्रैक्टिस से अपनी बॉडी की कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे डेडली कॉम्बैट स्किल हासिल होती है। 8 साल पहले मेरी की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दूर से वाटरमेलन की स्किन फाड़ देता। म्यूटेशन के बाद मेरी पावर और बढ़ गई। अब मैं की को बॉडी से बाहर भेज सकती हूँ। पुराने लेजेंड्स में कुछ वॉरियर्स हवा में उड़ते थे। उसने हवा में उड़ते लाई को देखा और हैरानी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लेजेंडरी पावर देखूंगी। अंकल यू समझ गया, मतलब ये लाल बालों वाला नैश कंट्री का मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है। लियांग यू ने सर हिलाया। वहाँ मार्शल आर्ट्स कॉमन है, मास्टर्स बनने के लिए पूरा सिस्टम है। अंकल यू मुस्कुराया, पर जैंगी की एबिलिटी ग्रैंड मास्टर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आग बुझने पर जैंगी शांत खड़ा था। की से बनी आग का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उंगली से इशारा किया और एक डायमेंशनल गेट खुला। वही आग वापस लाई पर चली गई। ये मेरी एक्सप्लोसिव फिस्ट है। लाई हवा में उड़ा और कई किलोमीटर पीछे जा गिरा। जैंगी ने व्हाइट पिस्टल्स निकाली और लगातार फायरिंग शुरू की। लाई को यकीन था, इन बुलेट्स से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वॉइड एनर्जी वाली गोलियों ने ब्लास्ट किया जैसे काले सूरज फट गए हो। लाई पूरी तरह घायल हो गया। जैंगी ने स्पेस टेलीपोर्ट से पीछा किया और मशीन गन जैसी फायर शुरू कर दी। लाई ने स्काई स्क्रेपर उठाकर उस पर फेंकी। जैंगी बोला, फिजिकल अटैक से मुझे फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनल गेट ने बिल्डिंग निगल ली और वापस लाई पर गिरा दी। लाई ने पीछे से अटैक किया, लेकिन आग फिर लौट आई। जैंगी बोला, मेरी डिफेंस तोड़नी है तो स्पेस ही फाड़ना पड़ेगा। फिर उसके चारों ओर वाइन उग गई और लाई को जकड़ लिया। लाई ने उन्हें जलाया, पर वो आग खुद से घेरने लगी। तेरा शेल मैं तोड़ कर रहूंगा, वो चीखा। लाई ने फिर पंच मारा, पर जैंगी ने आंख से ही उसकी बॉडी ट्विस्ट कर दी। लाई को लगा जैसे वॉइड से अटैक आया हो। जैंगी ने कहा, अब मेरी बारी है। डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन। पूरी स्पेस लाई को दबाने लगी, हड्डियां चटकने लगी। अब जैंगी पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। 20,000 पावर इंडेक्स। लाई ने फिर भी हार नहीं मानी। अब पीछे हटा तो मारा जाऊंगा। वो जैंगी की ओर दौड़ा। 3,000 डायमेंशनल गेट्स में घुसकर पंच मारा। जैंगी शॉक्ड हो गया। लाई सच में उसके स्पेशल वर्ल्ड में घुस आया था। जैंगी ने लाई को फिर देखा, इस बार अपने अल्टरनेट स्पेस में। लाई ने चारों तरफ फैले वाइट एम्प्टीनेस को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। जैंगी समझ गया कि लाई अब अपनी ताकत से फाइट जीतने की सोच रहा था, फिजिकल पावर से स्पेस को तोड़ने की कोशिश। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इन डायमेंशनल गेट्स के पीछे सिर्फ रीबाउंड पावर नहीं, बल्कि 3,000 अलग स्पेसेस का वेट था। हर एक का टाइम फ्लो भी अलग। एक एलियन स्पेस में 1 मिनट रुकना बाहर की दुनिया में कई महीनों जितना टॉर्चर होता है। लेकिन लाई, नैश कंट्री का टॉप वॉरियर, ये सह गया। उसने लगातार पंचेस मारकर बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश की। हर 10 मिनट में एक पंच पड़ता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार व्हाइट बैरियर में क्रैक पड़ा। लाई ने अपनी शेयर स्ट्रेंथ से एलियन स्पेस तोड़ दिया और फिर से जैंगी के सामने आ खड़ा हुआ। जैंगी मुस्कुराया, तुम दूसरा इंसान हो जिसने मेरी डायमेंशनल स्पेस से निकलने में सक्सेस पाई है। लेकिन जैंगी के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड था। उसने कहा, मेरे पास 3,000 डायमेंशनल गेट्स हैं, कितने तोड़ लोगे? लाई का चेहरा उतर गया। जैंगी ने हाथ उठाया। गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। पूरे स्पेस में एक जबरदस्त प्रेशर आया। लाई ने फिर से रेजिस्ट किया, पर अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नैश कंट्री का ग्रेट जनरल लाई हूँ, और फिर अटैक करने दौड़ा। लाई स्टबन था। हर कोई डायमेंशनल गेट से बचता, लेकिन वो उनसे भिड़ गया। 1 घंटे तक चली फाइट में उसने 32 गेट्स तोड़ दिए, पर 3,000 बहुत दूर था। जैंगी ने डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन की आखिरी पावर से उसे ब्लड के बॉल में बदल दिया। लाई नैश के आखिरी 5 जनरल्स में से गिर गया। जैंगी ने उसका बॉडी कलेक्ट किया, एब्जॉर्ब करने के लिए बाग तक डाल दिया। दूर गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट उसे देख रहे थे। गाओ चेंगकोंग अलर्ट था। लैंसलॉट की नजर ट्री स्वॉर्ड पर थी।
जैंगी ने खाना निकाला और खाया और कहा, प्रैक्टिस करना है। लैंसलॉट चाहता था अटैक करना, लेकिन इंजरीज और गाओ चेंगकोंग की हेल्प के बिना उसने छोड़ दिया। जाते जाते बोला, तू इसकी प्राइस चुकाएगा। जैंगी ने मजाक में गन तानी। लैंसलॉट भाग गया। गाओ चेंगकोंग ने कहा, मैं तो बस फन देख रहा था। जैंगी ने उसे वार्निंग दी, फिर कहा, तेरा आदमी बॉस मेरे पास है, उसे बचाना है तो डील कर। गाओ चेंगकोंग ने गॉड्स ओरिजिन का पीस दिया, पावरफुल अपग्रेड मटेरियल। डील हो गई। तभी ऊपर जमीन हिल उठी। अंडरटेकर और प्रिंस एनलेट की फाइट इतनी भयानक थी कि नैश की सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही थी। अगर अंडरटेकर हारा तो एनलेट सरफेस पर आएगा और इंसानों पर अटैक करेगा। शायद केवल शेंजिंग की हुओ क्यों उसे रोक सके। जैंगी ये रिस्क नहीं ले सकता था। उसने तुरंत सरफेस की तरफ टेलीपोर्ट करना शुरू किया। 3000 मीटर की दूरी कई जंप्स में पार की। बर्फ से ढके माउंटेन पर पहुंचते ही उसने रिवरसाउ डोमेन की ब्लिजर्ड सिटी को कांटेक्ट किया। जू जंग मैं जैंगी की नेक्स्ट स्टेप पर टिकी थी। जैंगी ने जू जंग को एकदम कम टाइम में सारी बातें समझा दी। हमने स्नो प्लेटू के 3000 मीटर नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को पाया है। अगर वो बाहर आ गए तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, खासकर हाक्शाओ किंगडम को भारी डेंजर होगा। वो सब एक से एक डेंजरस इनह्यूमन है और उनमें से कई हाई लेवल म्यूटेंट्स भी हैं। हमें उन्हें खत्म करना होगा वरना डिस्ट्रक्शन फिक्स है। जू जंग को तभी समझ में आ गया कि जैंगी सीक्रेटली साउथ वेस्ट रीजन चला गया था, लेकिन उसकी सीरियसनेस देखकर उसने बिना देर किए हाँ कर दी। ठीक है, मैं डेथ ऑफ लव लॉन्च करने की परमिशन देता हूँ। जू जंग बाकी सब पर डाउट करता था, मगर जैंगी पर नहीं, क्योंकि अगर जैंगी चाहता तो खुद ही ये वेपन एक्टिवेट कर सकता था। रिवरसाउ डोमेन में कई फोर्सेस उसे सपोर्ट करती हैं, लेकिन 3000 मीटर डेप्थ में तो हमारी सबसे एडवांस्ड अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब भी नहीं पहुंच पाएगी। जू जंग ने क्वेश्चन किया। जैंगी ने स्काई की तरफ देखा और बोला, तुम बस मेरे बताए कोऑर्डिनेट्स पर लॉन्च कर दो, रास्ता मैं बना दूंगा। कब लॉन्च करना है, सिग्नल देना, जू जंग ने कहा। जैंगी जानता था कि ये एक बैकअप प्लान है। अगर प्रिंस एनलेट को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सका तभी डेथ ऑफ लव का यूज होगा। जैसे ही जैंगी लौटने वाला था, उसने दूर एक लाइट देखी। वो शांगजा टेम्पल से आ रही थी। फेथ की पावर जैसे कोई चीज ग्रेट स्नो माउंटेन में घुस रही थी, मगर धीरे धीरे वो बर्न हो रही थी। शांगजा टेम्पल को तांत्रिक रेबल्स ने फायर लगा दी थी। फेथ जितनी डीप थी, रेज उतना ही इंटेंस निकला। अब पूरी स्नो प्लेटू में रेबिलियन फैल चुका था। हर सिंबल जो फ्यूडल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था, उसे मिटाना जरूरी था। शांगजा टेम्पल इसका सबसे बड़ा सिंबल था। जैंगी बुदबुदाया, अब मामला बिगड़ गया है, और फिर अंडरग्राउंड लौट गया। नीचे पहुंचते ही वो एनलेट और अंडरटेकर की फाइट के बीच पहुंचा। एनलेट अब नेस्त्रदा की फॉर्म में था, बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर की तरह। अंडरटेकर ने भी अपनी गोल्डन विल पावर से खुद को कवर किया हुआ था, मगर अब उसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही थी। प्रिंस एनलेट ने अपनी फिंगर से एक एनर्जी बर्स्ट छोड़ा, जिससे हजारों मीटर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। अंडरटेकर की आंखों में कंफ्यूजन था। फेथ की पावर गायब हो रही थी, शायद शांगजा टेम्पल बर्न होने की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रिंस एनलेट भी बुरी तरह हर्ट हो चुका था। जैंगी ने तभी हाथ बढ़ाया और बोला, गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। प्रिंस एनलेट को ये कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैंगी की पावर ने कुछ सेकंड्स के लिए उसे रोका। अंडरटेकर ने जैंगी से हंसते हुए कहा, तुम और स्ट्रांग हो गए हो। जैंगी ने उसे बताया कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो उसके पास एक लास्ट ट्रिक है। अंडरटेकर ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था, पद्मा संभवा। पद्मा संभवा। जैंगी शॉक्ड हो गया। पद्मा संभवा का रीइंकार्नेशन? मगर उसने डिनाई किया, मैं किसी का रीइंकार्नेशन नहीं हूँ। अब एनलेट का अटैक और भी फियर्स हो चुका था। अंडरटेकर का गोल्डन लाइट फेड हो रहा था। वैक्यूम वेव। प्रिंस एनलेट ने एक साथ कई वेव्स छोड़ी, जिससे अंडरटेकर का बॉडी क्रैक होने लगा। वो हवा में न्यूड खड़ा था, लेकिन फिर भी डिवाइन लग रहा था। जैंगी ने पीछे उड़ान भरी और अपने साथ लाए सोल्जर्स को शैडो स्पेस में हाइड कर दिया। मास्टर, बस 1 मिनट और, कहकर वो ग्रेट स्नो माउंटेन के बाहर पहुंचा। लॉन्च डेथ ऑफ लव, उसने जू जंग को सिग्नल दिया। जू जंग ने तुरंत ब्लैक की लगाई और बटन प्रेस किया। ब्लिजर्ड सिटी के नीचे से एक हैवी ब्लैक पिलर स्काई में उठा और साउथ वेस्ट की ओर बढ़ गया। जैंगी स्काई की तरफ देख रहा था।
पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। टाइमिंग सही करनी पड़ेगी। दूर आसमान में एक फायर की तरह टेल नजर आई। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव आ रहा है। जैंगी ने तुरंत डायमेंशनल गेट ओपन की ताकि बॉम्ब अंदर पहुंच सके। नीचे नैश कंट्री पीछे से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अंडरटेकर अब फाइट के काबिल नहीं रहा था। जैंगी नीचे आया और चिल्लाया, लुओजुओ, जुएगो, मेरे साथ आओ। अंडरटेकर की आंखों में कुछ रिकॉग्निशन की झलक थी। प्रिंस एनलेट ने उस पर अटैक किया, मगर अंडरटेकर के बॉडी से एक एंशिएंट वॉरियर की सोल निकल आई। उसने एनलेट को एक पल के लिए रोका। उतनी देर में जैंगी ने अंडरटेकर को पकड़कर उड़ान भरी। एनलेट ने शैडो को फाड़ दिया, लेकिन तब तक ब्लैक पिलर उसके सर पर गिर चुका था। क्या ये कोई वेपन है? उसने पूछा, फिर हंस दिया। उसने अपनी फिस्ट से उस पिलर पर पंच मारा, लेकिन अगले ही पल बूम, जैसे 10,000 सूरज एक साथ फटे हों। प्रिंस एनलेट की बॉडी एक पल में एनाइलेट हो गई। ये कोई ओल्ड वेपन नहीं था, ये न्यू मॉडल था जो 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। एक ही ब्लास्ट ने नैश कंट्री को पूरी तरह मिटा दिया। 1 मिनट बाद स्काई में हजारों मीटर की हाइट पर स्पेस में एक होल फटा और जैंगी, लुओजुओ और जुएगो कुछ हद तक परेशान हालत में एलियन स्पेस से बाहर निकले। वो अभी भी डोम के रॉक्स के बीच में थे, लेकिन तब भी वो उस डेंजरस प्रेशर को फील कर पा रहे थे। एक्सप्लोजन एक बार में खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगा जैंगी ने उसी वक्त अपने स्पेशल स्पेस में सबको छुपा लिया। सिर्फ 1 मिनट में हर किसी को महीनों की फिजिकल और मेंटल पेन सहनी पड़ी, लेकिन जान बचाना सबसे जरूरी था। लुओजुओ ने चौंकते हुए कहा, ये है वो डेथ ऑफ गॉड ऑफ लव। जैंगी ने फ्यूजन से बाहर आए दोनों भाइयों की ओर देखा। बातों का टाइम नहीं है, चलो। आज से नैश नेशन का कोई ट्रेस नहीं रहेगा। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था और प्रिंस एनलेट भी उस एक्सप्लोजन में पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वो लोग बिना रुके ऊपर की ओर बढ़े। यहाँ का रेडिएशन लेवल बहुत हाई था। अगर किसी ने हाई ग्रेड कॉम्बैट सूट और सबमरीन आर्मर नहीं पहना हो तो रेडिएशन ही उसे खत्म कर सकता था। कुछ देर बाद वो बर्फ से भरी पहाड़ियों पर वापस आ गए। जैंगी ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। लुओजुओ और जुएगो दोनों घायल और कपड़े रहित थे। जैंगी ने स्पेस से 2 कॉम्बैट सूट निकाले और उन्हें पहना दिए। दोनों बर्फ पर बैठकर दूर जलते शांगजा मठ की ओर देखने लगे। जैंगी ने अपनी शैडो स्पेस से बाकी लोगों को भी बाहर निकाला। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, खुशी से सांस लेते हुए। फैटी शू ने बर्फ उठाई और चिल्लाया, जिंदा हूं यार। वो सभी आधा महीना जमीन के नीचे बिताकर बाहर आए थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उन्हें PTSD दे सकता था। जैंगी ने जुएगो से पूछा, शांगजा मोनेस्ट्री खत्म हो गया, देखा तुमने? जुएगो ने सीने पर हाथ रखा। मंदिर बाहर नहीं, दिल में होता है। जैंगी मुस्कुराया, काफी ओपन माइंडेड हो तुम। रियल दाना मर चुका था। जुएगो बोला, मठ का पर्पस पूरा हो गया, अब उसका होना या ना होना मैटर नहीं करता। जैंगी ने पूछा, क्या सच में तंत्रा में री इनकारनेशन और पावर ऑफ फेथ जैसी कोई चीज होती है? लुओजुओ बोला, शायद जुएगो को ज्यादा पता हो। जुएगो बोला, ना री इनकारनेशन है ना फेथ पावर, सब ह्यूमन हर्ट में है। जैंगी ने सर हिलाया, तुम लोग बस घुमा फिरा कर बात कर रहे हो। फिर उसे याद आया कि उसे पाजी गेजांग ने दी एपिक ऑफ किंग गेजार की ओरिजिनल कॉपी देनी थी। जाने से पहले जुएगो ने उसे रोका। एक आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ, मतलब लियू रुआन? जैंगी ने मना किया, लेकिन फिर भी जब जुएगो ने ट्रस्ट के साथ कहा कि वो बदला नहीं लेना चाहता, बस बात करना चाहता है, तब उसने लियू रुआन से पूछा। लियू रुआन ने सोचकर हाँ कर दी। दोनों बर्फ में दूर जाकर बात करने लगे। जुएगो मुस्कुराया और लियू रुआन रोते हंसते दिखी। बाद में जुएगो ने जैंगी से कहा, क्या आप लुओ को यहीं छोड़ सकते हैं? जैंगी ने तंज किया, तुम तो मॉन्क हो, लड़की कैसे रख सकते हो? जुएगो बोला, अब ना फ्यूनरल मास्टर बचा है ना मॉन्क, बस एक आम इंसान हूँ। लियू रुआन ने कहा, पहली बार किसी ने मुझे वुमेन की तरह समझा है। जैंगी ने हंसते हुए कहा, शायद तुम ही उसकी रियल ट्रेजर हो। दोनों पहाड़ से नीचे हाथ में हाथ डालकर चले गए। अब कोई फ्यूनरल मास्टर नहीं, सिर्फ अवेकनिंग फ्रूट्स। जैंगी ने लुओजियो से कहा, अब स्नो प्लेटू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लुओजियो बोला, सर आपकी हेल्प चाहिए। जैंगी ने मुस्कुराकर हाथ मले, हेल्प चाहिए तो कुछ देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो नीचे उतर गए। जैंगी पाजी गेजांग से दी एपिक ऑफ किंग गेजार लेने गया, लेकिन पाया कि पूरा एरिया लूट लिया गया है। पाजी का घर अब रेबल्स और सर्व्स के कब्जे में था। एक रेबल बोला, पाजी मर चुका है,
हमने उसका सर काटकर यूरिनल बना दिया है और उसकी स्किन ड्रम। जैंगी ने देखा वो सच में वही आदमी था। अब जैंगी को लुओ जियो से हेल्प मांगनी पड़ी मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने में। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक रात एक बड़ा आदमी आया, सोलांग देजी, और एक भारी बॉक्स देकर चला गया। जैंगी ने खोला तो उसमें इंसानी स्किन पर लिखा था द एपिक ऑफ किंग गेजार। बर्फीले बॉर्डर पर एक स्नोमोबाइल में रियल पाजी गेजांग चिकन खा रहा था। सोलांग देजी ने पूछा, आप लड़ क्यों नहीं रहे स्नो किंग बनने के लिए? पाजी हंसा, वो चेयर मौत से भी ज्यादा डेंजरस है। मेरे पास वाइप्स हैं, पैसा है, लग्जरी है। अब पाजी गेजांग नाम खत्म। साउथ वेस्ट रीजन का मामला फिलहाल खत्म हो गया। हालांकि कई छोटे मोटे काम अभी भी लुओ जियो और बाकी लोगों को हैंडल करने हैं। जैंगी ने वहां रुकने से मना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ लौट गया। इस मिशन में उन्हें अच्छा फायदा मिला। उसे एक नया वेपन, स्वॉर्ड ट्री, 2 एपिसलोन की एनर्जी और सोर्स ऑफ गॉड का एक एक्स्ट्रा पीस मिला। इससे उसे थोड़ी सिक्योरिटी फील हुई, लेकिन डेंजर की फीलिंग अब भी कायम है, क्योंकि जब तक उसकी स्ट्रेंथ और नहीं बढ़ती वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के सामने टिक नहीं सकता। प्रिंस एलनेट ने, जो अभी बिशप लेवल में है, उसे पूरी तरह दबा दिया। और फिर अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर और व्हाइट ड्रैगन जैसे डेंजरस दुश्मन भी है। वापसी के रास्ते में जैंगी ने स्पेस ट्रैवल यूज नहीं किया। वो थका हुआ था और रास्ते के सीनरी एंजॉय करना चाहता था। इस ट्रिप को एक छोटा सा ब्रेक मानकर वो रिलैक्स कर रहा था। नैश की लड़की हुआ, उसे भी वो हुआ ही एक लौती सर्वाइवर थी। शायद उसके पास कुछ जरूरी इन्फो हो। ड्राइविंग अंकल यू के हवाले थी और जो कीर उसे मसाज दे रही थी ताकि वो रिलैक्स कर सके। वहीं यांग शिनशिन लगातार किंग गेजार की पुरानी स्क्रिप्ट्स को डिकोड करने में लगी थी। द एपिक ऑफ किंग गेजार एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें हीरो की लाइफ के साथ साथ कुछ सीक्रेट्स भी हैं। जैंगी को उसमें तांत्रिक बुद्धिज्म में रीइंकार्नेशन का सीक्रेट और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की शुरुआत जाननी थी, पर डीमन किंगडम के ट्रिप से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। असल में तांत्रिकों के डीमन भी 3 आई ट्राइब्स के बदले हुए इंसान ही निकले। खैर, डेटा कलेक्ट हो गया था, अब उसकी एनालिसिस जरूरी थी। थोड़े समय बाद वो लोग हेवनली सी सिटी लौट आए। हालांकि वो सिर्फ 1 महीने बाहर रहे, पर इतने इवेंट्स हुए कि सबको लगा जैसे सालों बीत गए हो। घर लौटते ही मेढक खुशी से उछल पड़ा, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग वापस आ गए। मैं बोर होकर हाइबरनेशन में चला जाता। वो जैंगी को गले लगाता है और जैंगी हंसते हुए पूछता है, तुम्हारा सेंटीपीड कैसा है? सभी मोटे ताजे हो गए हैं, मेढक बोला। जो नहीं मानते उन्हें मैं खा जाता। जैंगी ने देखा तो पाया कि पतले सेंटीपीड्स अब सिल्क वॉर्म जैसे मोटे हो गए हैं। ठीक है, हमें उनसे बस मैटर सोर्स चाहिए, फाइटिंग टैलेंट की जरूरत नहीं। फिर सबने मिलकर शानदार डिनर किया। फैटी शू वो मोटा नोटबुक लाया जो 3 आई ट्राइब के लीडर ने उसे दिया था। बॉस, इसमें शायद कुछ सीरियस सीक्रेट्स हैं। नोटबुक इतना भारी था कि जैंगी को उसे जमीन पर रखना पड़ा। अंदर की लैंग्वेज वो समझ नहीं पाया। रख लो, धीरे धीरे डिकोड करेंगे, हुआ बोली। थोड़ा समझ आता है, थोड़ा नहीं। फिर लू कैरन ने सबको देखकर कहा, ये स्टोन मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। जैंगी इंटरेस्टेड हो गया। फैटी शू मजाक में बोला, स्टोन तो वैसे भी पुराना होता है। 3 मेन डेटा सोर्स हैं, गेजार की एपिक, डीमन किंगडम की हिस्ट्री और थर्ड सबसे हार्ड, वो नोटबुक और वो स्टोन टैबलेट। यांग शिनशिन की आंखों में जोश था, जैसे कोई एंशिएंट सीक्रेट खुलने वाला हो। भाई, सब मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा। थकावट के बावजूद हेवनली सी सिटी लौटकर जैंगी रिलैक्स हो गया। जैसे ही घर की वार्मथ मिली, दुनिया के सारे खतरे भूल गए। मल्टी हैंड पियानो बज रहा था और वो आराम से लेटा था। कुछ दिन उसने बस लाइफ को एंजॉय किया, पर इसी बीच जूजंग का कॉल आया। इतनी बड़ी बात थी, मुझे बताया तक नहीं। जूजंग नाराज था। जैंगी मुस्कुराया, चाहे रीजन के बीच इंटरफेरेंस मना है और फिर तुम वहां आते तो और झंझट हो जाता। असल में उसे अब किसी भी नॉर्मल एक्स्ट्रा ह्यूमन की जरूरत नहीं थी। वो अब ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुका था। तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड मिला? इतनी बड़ी फाइट में लव ऑफ डेथ तक आई थी, मैं क्या ले पाता? जूजंग ने फोन बंद किया। खिड़की से आती हल्की धूप में उसका चेहरा सीरियस हो गया। लैंग शिंगचंग आई और बोला, जैंगी अब अपनी बातें छुपाने लगा है। अगर तुम्हारे पास उसकी पावर होती तुम भी यही करते। जूजंग ने कहा, हमें अपना एपिसोलॉन चाहिए। लैंग शिंगचैंग सीरियस थी। जूजंग मुस्कुराया, चलो एक्सपेरिमेंटल सेंटर चलते हैं। वो दोनों स्पेशल एलिवेटर से जमीन के 200 मीटर नीचे साइंस फैसिलिटी पहुंचे।
एक व्हाइट बिल्डिंग जो किसी साईफाई मूवी जैसी लगती थी। वहां नए सोल्जर्स और अजीब कपड़ों में गार्ड्स थे। एक फीमेल रिसर्चर ने आकर उन्हें रिसीव किया। कमांडर, एक्सपेरिमेंट नंबर 238 पर काम अच्छा चल रहा है। वो एक बड़े लैब में पहुंचे जहां ली लिंग शुए नाम की डायरेक्टर खड़ी थी। उसके सामने एक ह्यूज ट्रांसपेरेंट टैंक था जिसमें एक न्यूड लड़की ग्रीन लिक्विड में फ्लोट कर रही थी। ली लिंग शुए बोली, ये परफेक्ट सब्जेक्ट है। जू जंग ने भी अप्रिशिएट किया। अगर ओरिजिनल मदर बची होती तो क्या ही बात थी। फिर उसने कमांड दिया, शुरू करो। साइड में लगे सभी छोटे कंटेनर खुल गए। उनमें भी इंसान थे, सोए हुए मेन और वुमेन। हर एक इंसान को पल भर में ब्लड फॉर्म में बदल दिया गया। उनके लिक्विड को पाइप्स के जरिए कंटेनर में ट्रांसफर किया गया। लड़की का बॉडी हिलने लगा जैसे कोई नई पावर उसमें समा रही हो। ये एनर्जी धीरे धीरे फैल जाएगी और एक मैसिव एनर्जी फील्ड बना देगी। जो लोग इस पावर को एब्जॉर्ब करेंगे वो बन जाएंगे म्यूटेंट्स। जैसे जैसे अपोकलिप्स बढ़ेगा और लोग मरते जाएंगे, सर्वाइवर्स के म्यूटेट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और वो भी और पावरफुल बनेंगे। यांग शिनशिन हल्की मुस्कान के साथ जैंगी की ओर देखती है। भाई, तुम्हारी बातों में दम है। ये थ्योरी अब तक की सिचुएशन से मैच करती है, लेकिन सच शायद इतना सिंपल नहीं है। हमें और इन्फो चाहिए ताकि हम डीप अंडरस्टैंडिंग बना सके। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, जैंगी को सुपर पावर्स और अपोकलिप्स की रियलिटी से डर लगने लगा। शुरुआत में सब उसे एक एक्सीडेंट लगा था, लेकिन अब वो जानता था कि उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। जैसे एक ग्रेट स्कॉलर ने कहा था, इंसान की अंडरस्टैंडिंग एक सर्कल की तरह होती है, उसके बाहर बस अननोन होता है। जितना ज्यादा नॉलेज लोग हासिल करते हैं उतना ही उन्हें अपनी इग्नोरेंस का एहसास होता है। जैंगी ये सोचने लगा, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ह्यूमन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की टेक्निक सीख ली थी? अगर नैश कंट्री जैसे बैकवर्ड जगह एनर्जी कलेक्ट करने वाली 9 स्टोरी डीमन टावर बना सकती है तो हम तो साइंस में काफी आगे हैं। यांग शिनशिन की आंखों में चमक थी। हाँ, ये पॉसिबल है और शायद जो बड़े पावर्स हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू भी कर दिए हो, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, समझे? जैंगी को याद आया, हेवनली सी सिटी के शिनशान बेस में तो स्टार्टिंग में ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए थे। अब अपोकलिप्स को 2.5 साल हो चुके हैं। अगर सुपर पावर्स लाइफ एनर्जी है तो उसे पाने के लिए मास किलिंग करनी पड़ेगी। यांग शिनशिन ने कहा, हम इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम सब ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन बाकी सर्वाइवर्स भी खुद को बचाने के लिए यही कर रहे हैं। जैंगी ने धीरे से कहा, इवन वो पावरफुल बीइंग्स जिन्हें मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था, वो भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, जैसे गेट कीपर ऑफ हेड्स और बायलोंगशी। उन दोनों ने एक बात मान ली, ये दुनिया अब भी एक्सट्रीमली डेंजरस है। अगर उनकी गेस सही निकली तो ठीक, लेकिन अगर गलत हुई तो वो कभी भी किसी ज्यादा पावरफुल फोर्स के हाथों खत्म हो सकते हैं। जैंगी ने कहा, अच्छी बात यह है कि हमने मेहनत की है। अब मेरे पास इतना रिसोर्स है कि मैं एक और एपिसलोन इनह्यूमन बना सकता हूँ। सेंटीपीड फार्म से मैं डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। एक दिन मेरी पूरी आर्मी कैप्टन लेवल की हो सकती है। बस अफसोस ये है कि हमें अंडरग्राउंड वर्ल्ड की रियल पावरफुल रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता। इतने पावरफुल होने के बावजूद वो जमीन के नीचे क्यों रहते हैं? शायद नैश कंट्री से मिली जानकारी से हमें कुछ पता चले। तभी जो कीर आई और बोली, ऑपरेशन रेडी है, प्रिजनर से कब स्टार्ट करें? जैंगी को याद आया ग्रीन नाइट बॉस। वो सिर्फ एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट था, पर उसकी प्लांट बेस्ड एबिलिटी रेयर थी, स्वॉर्ड ट्री। जैंगी ने डिसाइड किया कि बॉस को ब्रेन वॉश करके एक पपेट बना देगा, लेकिन ये काम सेफ तरीके से करने के लिए उसे जो कीर की जरूरत थी। जैंगी और यांग शिनशिन उसे बेसमेंट ले गए। बॉस को कंपाउंड नंबर 3 दिया गया था और वो एलॉय चेयर से बांधा हुआ था। उसने जैंगी को देखकर कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जैंगी हंसा, मैंने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं। फिर उसने कहा, शिनशिन अब तुम्हारी बारी है। यांग शिनशिन ने अपनी राइट हैंड उठाई और उसके पीछे डिजायर का 6 विंग्ड एंजल अपीयर हुआ। एक ही मोमेंट में बॉस ने शिनशिन को देखकर कहा, माय क्वीन, मुझे अपना कमांड दीजिए। जैंगी ने तुरंत उसे कमांड दी कि नाइट्स और ब्रिटेनिया की सारी इन्फो बताए। बॉस ने सब कुछ उगल दिया। जैंगी शॉक था। ब्रिटेनिया अब भी बहुत सी ओकुल्ट पावर्स की नॉलेज रखती थी। वो आर्टिफैक्ट्स पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट कर चुके थे। इससे उन्हें अपोकलिप्स का आइडिया पहले ही हो गया था। और फिर बॉस ने एक नया टर्म बताया, द डे ऑफ डिप्रेविटी।
ये इन्फो उन्हें नकल स्लेज से मिली थी, जो इंडिया में एक एंशिएंट टेम्पल से निकली थी। यांग शिनशिन बोली, मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं ये 1 मिलियन साल पुरानी है और ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जो किसी भी नोन सिविलाइजेशन की नहीं है। बॉस, कोई स्कॉलर नहीं था। उसका ज्यादातर नॉलेज दूसरों से सुनी हुई अधूरी बातों पर बेस्ड था, लेकिन उन्हीं अधूरी बातों से जैंगी के दिमाग में हलचल मच गई। नैश की स्ट्रेंथ वाकई बहुत हाई है। मैं अब ब्लैक चैरियट लेवल बहुत से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो बचे हैं वो ब्रिटेनिया म्यूजियम में है। जैंगी हंस पड़ा। फिर तो चांस मिला तो ब्रिटेनिया जाकर अपना सामान रिकवर करना पड़ेगा। बॉस अब बाकी सवालों के जवाब पोलाइटली देने लगा। ब्रिटेनिया एक छोटा कंट्री है, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत डीप है। अपोकलिप्स के बाद भी उनका डैमेज मैनेजेबल था। ज्यादातर वही लोग मरे जिन्हें वो खुद रिमूव करना चाहते थे। डेथ ऑफ लव के रिजर्व्स भी हाक्शाओ से कम नहीं है। वो अब एक मेजर पावर बन चुका है। तो राउंड टेबल के बाकी मेंबर्स कौन हैं? बॉस ने बाकी 7 नाइट्स के नाम गिनाए। किंग आर्थर वो लीडर है। होली नाइट पर्सिवल, आयरन नाइट गवाइन, मॉर्निंग नाइट थ्रिस्टन, पर्पल सिल्वर नाइट बेडीवियर, लॉयल नाइट गैसीर और एक पावरफुल पर्सन कोर्ट मैजिशियन मर्लिन। उनकी स्ट्रेंथ? जैंगी ने पूछा। टॉप 6 नाइट्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और मर्लिन ने कुछ महीने पहले लैंसलॉट को हरा दिया था। किंग आर्थर का क्या? जैंगी ने पूछा। बॉस बोला, राजा की पावर मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है। एक बार लैंसलॉट को एक ही अटैक में हरा दिया था। जैंगी सोचने लगा, अगर वो लैंसलॉट को कैलेडोन पावर के बिना हरा सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ इंडेक्स कम से कम 25,000 होगी। तभी बॉस ने कुछ ऐसा कहा जो शॉकिंग था। किंग आर्थर मेरा भाई है। हम दोनों लेवेनेंट फैमिली से हैं। ओह, अब जैंगी को समझ आया, इसीलिए लैंसलॉट उसे ले जाना चाहता था। जो कीर ने पूछा, क्या हम इसे वापस भेज दें? लेकिन जैंगी ने मना किया। नहीं, ये हमारे देश की जमीन पर आया है। अगर मैं इसे वापस भेज दूं तो ये मेरी इंसल्ट होगी। बॉस डर गया, बैक करने लगा। भाई प्लीज मुझे मत मारो, मैं लॉयल रहूंगा। लेकिन जैंगी सख्ती से बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने खुद ट्रैंकुलाइजर इंजेक्ट किया और जोकीर और अंकल यू को सर्जरी के लिए कहा। आधे दिन बाद बॉस एक वेजिटेबल बन चुका था। ब्रेन डेड लेकिन बॉडी जिंदा। अब इसका बॉडी एक वेपन की तरह यूज होगा। जोकीर ने कहा, थोड़ी केयर और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से सब कंट्रोल में रहेगा। जैंगी ने उसे शैडो स्पेस में भेज दिया। वो समझ चुका था कि बिना ब्रेन के वो दूसरी वर्ल्ड में नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, सोर्स ऑफ गॉड किसे मिले? सब चाहते थे लेकिन कोई भी नहीं बोला। सब जानते थे सबसे डिजर्विंग लियांग यू है। जैंगी ने भी उसे ही चूज किया क्योंकि वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब थी। लू कैरन को भी एक पीस दिया। उसकी बनाई हुई वेपन्स और गैजेट्स सबके लिए क्रिटिकल थी। लू कैरन इमोशनल हो गई। भाई, मैं इसे डिजर्व नहीं करती। जैंगी बोला, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। तुम भी आगे बढ़ो ताकि सबका बेनिफिट हो। लियांग यू चुपचाप सोर्स लेकर चली गई। लू कैरन उसे पकड़कर रोती रही। जैंगी खिड़की से गिरती स्नो को देखता रहा। ब्लैक चैरियट बनने के बाद लाई की पावर धीरे धीरे उसमें मर्ज हो रही थी। जल्द ही उसकी स्ट्रेंथ 22,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन साथ ही स्ट्रेंज ड्रीम्स भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई क्लोज पर्सन कोई बहुत पुरानी स्टोरी सुना रहा हो। शेनयांग में एक डार्क प्लेस में एक मॉन्स्टर था। 2 लोग आए, एक मैन एक वुमन। वुमन ने पूछा, नीचे की हलचल बढ़ रही है, हमारे पास कितना टाइम है? मॉन्स्टर बोला, बहुत कम। अब तुम्हारी जनरेशन की बारी है। कोई होप है बचने की? उसने पूछा। नहीं, मॉन्स्टर हंसते हुए बोला, हर जनरेशन ने ट्राई किया, सब फेल हो गए। जिससे तुम लड़ोगे वो अनइमेजिनेबल है। औरत चुप हो गई। फिर पूछा, तुम्हारे सबसे